हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच यकीनी 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेस ब्यूटीफुल सेशन अप, जहां पर आज हम कई सारे साइंटिस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग करेंगे सेल के बारे में एंड सेल थ्योरी के बारे में एंड डिफरेंट टाइप के सेल्स के हम लोग साइजेस या डायमेंशंस भी जानने की कोशिश करेंगे एंड उसके बाद काफी सारे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। मजा आ रहा होगा, सेशन फ्रूटफुल होगा एंड यहां से एक क्वेश्चन पिछले 2 साल का ये पैटर्न है कि उठ के आ ही रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि भैया 4 नंबर जो है हम अपने कंफर्म कर लें, क्योंकि लास्ट जो लेक्चर था उसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। रामचंद्रन प्लॉट पे क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। सब डिपेंड करता है कि किस प्रकार का नशा किया गया है बाय कंडक्टिंग एजेंसी। अगर नशा बड़ा खतरनाक है तो सवाल बन भी जाएगा, और अगर नशे में वो बात नहीं तो फिर सवाल नहीं बनेगा। तो हम इतनी डिस्क्रिपेंसी नहीं रखेंगे, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे भाई जहां से सवाल बनने के बहुत हाई चांसेस हैं। इस बार स्क्लेडन और स्वान साहब को भी प्रणाम कर दिया है एनटीए ने, और 4 नंबर का सवाल एकदम बच्चों के मुंह पे फेंक के मार दिया है कि लो भैया 4 नंबर जो है अपनी झोली में डाल लो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एंड वो मैं आपके लिए हमेशा डिकोड करके लाता रहूंगा। बस मैं क्लास में जितनी चीजें कराता रहूं वो करते रहना, और कुछ करने की जरूरत है नहीं उसके ऊपर से। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी भाइयों बहनों का स्वागत है विपू भैया की इस क्लास में। सुस्वागतम, सभी जारविस समाज के मेंबर्स का स्वागत है। एक बार फटाफट लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए, जिससे आपकी एनर्जी का झोंका मुझ तक पहुंच सके एंड उस एनर्जी को यहां झोंक करके मैं बना सकूं इस सेशन को एक तोड़ू फोड़ू पावर पैक्ड सेशन। एक बार कैसे हैं सबके हालचाल बता दो ना, किस कलर के हालचाल हैं, जिससे हम लोग स्टार्ट कर सकें इस ताबड़तोड़ सेशन को। काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, मजा बहुत आएगा। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं कि कल हमने क्या पढ़ा था। लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी जेनरिक स्लाइड पे होगा लिखना नहीं है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि भैया बायोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में चर्चा करी थी। तो गुरुजी आपने कहा था कि बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप लाइफ के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले लिविंग प्रोसेसेस के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। अब जाहिर सी बात है लिविंग प्रोसेसेस की स्टडी कर रहे हैं आप, यानी फिजियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। एक और डेफिनेशन मैंने बताई थी बायोलॉजी की, जहां मैंने कहा था बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि अर्थ पे लाइफ आई कैसे, यानी इवोल्यूशन की जो स्टडी है वो भी आप बायोलॉजी में कर रहे होते हैं। एंड मैंने कहा स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग प्रकार के भांति भांति के डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी अर्थ पे देखने को मिलते हैं। तो 1.7 टू 1.8 मिलियन यानी 17 से 18 लाख अलग अलग प्रजाति के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज तक हम अर्थ पे देख चुके हैं, उनकी स्टडी भी हम बायोलॉजी में करते हैं। फिर हमने बताया कि बायोलॉजी में 2 फील्ड हम लोग पढ़ते हैं, जूलॉजी जहां आप एनिमल्स की स्टडी करते हैं और इसके पापा कौन थे, एरिस्टोटल जी, एंड बॉटनी जो कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं, इसके पापा कौन थे, जिसमें आप प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, थियोफ्रेस्टस साहब। इसके बाद मैंने आपको एक स्लाइड पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि दुनिया में 2 तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर जिनकी बॉडी में एक ही सेल होता है, तो वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि उनके एक सेल में ही सारे के सारे काम हो रहे हैं। एंड दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल पाया जा रहा होता है, उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसके अलावा रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बायोलॉजी को पढ़ते हैं, जब भी आप बायोलॉजी विषय को, सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बॉडी की बात करूं तो मैं अपनी कंप्लीट बॉडी को पढ़ूंगा तो मैं टुकड़ों में पढ़ूंगा। समझ लो मैं सिर्फ स्टमक की स्टडी कर रहा हूं, फिर मैं स्टमक के अंदर जो टिश्यूज हैं उनकी स्टडी कर रहा हूं, फिर उन टिश्यूज में जो सेल है मैं उनकी स्टडी कर रहा हूं, फिर उन सेल में जो ऑर्गेनेल है मैं उनकी स्टडी कर रहा हूं, उन ऑर्गेनेल्स में जो जो बायोमोलिक्यूल्स है मैं उनकी स्टडी कर रहा हूं। मैं एकदम रिडक्शन कर रहा हूं, चीजों को काट रहा हूं और लोअर लेवल पे जा रहा हूं, माइक्रो लेवल पे जा रहा हूं। इसे रिडक्शनिस्ट अप्रोच कहा जाता है, जो कि एक फिजिको केमिकल अप्रोच है। मेरी बॉडी में जो भी चीजें हो रही हैं उसके फिजिकल एस्पेक्ट, उसके केमिकल एस्पेक्ट, सब के सब मैं देखना चाहूंगा, सबके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। गुरुजी ये भी हम सब लोगों ने देख लिया था बढ़िया तरीके से। फिर मैंने रामचंद्रन प्लॉट भी आपको बताया कि रामचंद्रन प्लॉट में क्या था भैया, आपका एक एंगल था साय, आपका एक एंगल था फाई। मैंने बताया था सीसी के बीच में होगा साय और आपका सीएन के बीच में होगा फाई। तो मैंने बताया था सी सी साई साइड, सी सी साई साइड, यानी रामचंद्रन साहब ने एक प्लॉट बनाया, एक ग्राफ बनाया। गाजियाबाद में प्लॉट नहीं खरीदा, एक प्लॉट बनाया यानी एक ग्राफ बनाया, है ना। और इस ग्राफ में इन्होंने क्या किया, इस ग्राफ में इन्होंने प्लॉट कर दिया साई और फाई को। मैंने कहा सी सी साई साइड, तो इसे साइड में रख दो और जो बच गया सारा इसे नीचे टिका दो। इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया रामचंद्रन साहब ने और एंगल्स की जो वैल्यू ली, ये ली -180 डिग्री से
प्लस 180 डिग्री। इसे ही रामाचंद्रन प्लॉट कहते हैं। इतनी ही बात जाननी है, इतना ही रिवीजन कर लो, बहुत है। कई बच्चों ने कहा गुरुजी पीएचडी कराने लग गए। भैया अब नाम है एनसीईआरटी में तो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। हालांकि ये छोड़ भी दोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम तो काफी डिटेल में चले गए, लेकिन अब थोड़ा एनसीईआरटी सेंट्रिक अप्रोच रखेंगे। और मैं पहले ही एक बात बता रहा हूं आपको, दो बातें मैंने कमेंट सेक्शन में देखी, मैं दोनों चीजों के बारे में आपको डिस्कस करके बता देता हूं। सबसे पहली चीज, मैं आपको बहुत फिजूला कंटेंट नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एनसीईआरटी से 20% ऊपर ले जाऊंगा, आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ले जाऊंगा और थ्योरी के फॉर्मेट में। जहां जहां नेसेसरी होगा किसी चीज को समझने के लिए, वहां वहां एक्स्ट्रा एफर्ट लगवाऊंगा और बहुत स्मार्टली लगवाऊंगा। तो संदेह मत करना, जो पढ़ा रहा हूं चुपचाप पढ़ना है ना? क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं कुछ सोच समझ के पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कहां से क्वेश्चन बन सकता है, और अभी तक ये अनुमान पिछले कई सालों में गलत हुआ नहीं है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो चुपचाप पढ़ लेना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सर राइटिंग छोटी है, सर राइटिंग बड़ी है। मेरे दोस्त, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं अडेप्टेशन, और वो अडेप्टेशन ऑटोमेटिकली होती चली जाती है। अगर आप मुझसे पहले नहीं पढ़े हैं 11वीं 12वीं कक्षा में या यूट्यूब पर, तो आपको 1-2 दिन 3 दिन मेरी राइटिंग थोड़ी सी अजीब लगेगी, बाद में आप मेरी राइटिंग की चुम्मी ले लेके जाओगे क्लास से, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। पर हर चीज डे 1 पे परफेक्ट नहीं हो सकती मेरी जान। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा इत्मीनान से चीजों को देखना होता है, पेशेंस रखनी होती है, तब जाकर के एक रिगरस रिजल्ट आता है, एक अच्छा रिजल्ट आता है। तो बोरा नहीं जाना होता हर चीज के पीछे, पागल नहीं हो जाना होता कि सर राइटिंग बड़ी है, राइटिंग छोटी है। अगर मैं बोलते बोलते लिखवा रहा हूं आपको, तो मेरा सुन के लिख लो ना, उसमें राइटिंग का लेना देना ही क्या है। और डायग्राम तो मैं बड़े ही बनवा रहा हूं, राइट? तो इसमें कोई पंगा है नहीं। तो आराम से बेहतर तरीके से चीजें पढ़ो। एक और डाउट आया था सक्सेस प्लानर, आज सुबह ही डलवा दिया है। मेरा जो लेक्चर नंबर 1 था उसके नीचे देखोगे, नोट्स के नीचे जाके सक्सेस प्लान मिल जाएगा। अभी सिर्फ बॉटनी का है, आप कहोगे मैं अलग अलग सब्जेक्ट का भी दे दूंगा, पर बॉटनी का कंप्लीट है उसमें, तो आप चाहो तो खुद का भी बना सकते हो, उसी हिसाब से रेफरेंस ले लेकर। ठीक है, चलो मेरे भाई, क्या हम आज की पढ़ाई लिखाई को करने के लिए एकदम तत्पर तैयार हैं? क्या हम तोड़फोड़ मचा सकते हैं मेरे शेरों? एक बार बता दो ना, जिससे हम लोग आगे बढ़ें। क्या हम आज की पढ़ाई लिखाई के बारे में शुरुआत करें? एक बार फटाफट लिख लीजिए, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साइंटिस्ट रिलेटेड टू सेल, सेल बायोलॉजी से संबंधित 3 साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आपको जानकारी अभी जुटानी है। कई सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं जिनके बारे में आपको झटपट अभी की अभी जानकारी जुटानी होगी, वरना हमें खून की उल्टी आ जाएगी। गुरुजी अभी हमें बता दीजिए इन साइंटिस्ट के बारे में, हमसे रहा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, है ना? अभी बता देते हैं मेरे भाई। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, इनका नाम है रॉबर्ट हुक। सबने सुना होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नहीं सुना है तो अभी सुन लोगे, कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। नहीं भी कुछ आता, दैट्स फाइन। रॉबर्ट हुक साहब पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो सबसे पहले तो इन्हीं के बारे में पढ़ोगे ना, बिकॉज इट डिस्कवर्ड सेल इन 1665। 1665, सोचो कितनी साल पहले इन्होंने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। एंड जो इन्होंने सेल देखा, क्या वो एक जिंदा सेल था? नहीं सर, वो एक जिंदा सेल नहीं था। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूं, साथ साथ लिखते रहिए। He observed कॉर्क सेल्स। He observed कॉर्क सेल्स, जो प्लांट की ड्राई कॉर्क होती है, इसको इन्होंने देखा। So he observed कॉर्क सेल्स ऑफ ओक प्लांट। ओक प्लांट था जिसको क्वेरकस भी कहा जाता है। इस ओक प्लांट के कॉर्क सेल्स को इन्होंने देखा। एंड ये जो कॉर्क सेल होते हैं, ये कैसे होते हैं? डेड होते हैं। जो कॉर्क सेल हैं ये कैसे होते हैं? डेड होते हैं। तो हमारे रॉबर्ट हुक साहब को एक्चुअल में क्या देखने को मिले? डेड सेल्स देखने को मिले, इन्होंने लिविंग सेल नहीं देखे। एंड ये जो कॉर्क सेल थे, इनकी अपीयरेंस कैसी थी? ये जो कॉर्क सेल थे, इनकी अपीयरेंस कैसी थी? दे हैव हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब, कॉम्ब का मतलब होता है छत्ता, हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी का छत्ता। ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा था किसका? कॉर्क सेल्स का, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। एक बार बना के देख लेते हैं कि ये हनीकॉम्ब दिखता कैसा है। एक बार ट्राई कर लेते हैं बना करके। समझ लीजिए ये आपका एक हेक्सागोनल सा सेल है हनीकॉम्ब का। ये छोटे छोटे खांचे यहां पर बने हुए हैं। ऐसे कई सारे खांचे होंगे, बिल्कुल होंगे सर। ये एक हनीकॉम्ब का कंपार्टमेंट हो गया, ये दूसरा कंपार्टमेंट हो गया, ये तीसरा कंपार्टमेंट हो गया, ये चौथा कंपार्टमेंट हो गया, ये पांचवा कंपार्टमेंट हो गया, ये छठा कंपार्टमेंट हो गया, ये सातवां कंपार्टमेंट हो गया। और ऐसे हजारों कंपार्टमेंट मिल करके आपके कॉर्क को तैयार कर रहे थे। ये एक एक कंपार्टमेंट जो है ये एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या ये जो है एम्प्टी कंपार्टमेंट ये एकदम खाली है? बिल्कुल गुरुजी, ये तो हमारे भेजे की तरह खाली है।
गुरुजी ऊपर वाले ने हमें ऊपर से नीचे तो भेजा, लेकिन हमारे भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। अब इस भेजे से पेपर निकलवाने की जिम्मेदारी आपकी। कार्य बड़ा है लेकिन कर ले जाएंगे मिलजुल कर मेरे लाडले, कोई टेंशन नहीं है। क्या ये एम्प्टी कंपार्टमेंट है? यस गुरुजी, अंदर तो एम्प्टी कंपार्टमेंट है, मतलब नो प्रोटोप्लाज्म इज सीन। कोई भैया अंदर पानी वानी नहीं भरा हुआ है, नो प्रोटोप्लाज्म इज सीन, और कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है। देयरफॉर इसे क्या कह दिया? डेड कह दिया, मृत सेल कह दिया, डेड कह दिया। तो इसमें सिर्फ हमें एक कंपार्टमेंट की दीवारें दिखाई दे रही हैं जो अंबुजा सीमेंट की बनी हुई है। तो इन दीवारों को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। करेक्ट। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने देखा क्या, तो एक्चुअल में उसने सेल वॉल देखी। यस गुरुजी, हम कह सकते हैं कि इन्होंने डेड सेल देखा। पहला शब्द ये यूज कर सकते हैं कि इन्होंने डेड सेल देखा, और दूसरा शब्द हम ये यूज कर सकते हैं कि एक्चुअल में इन्होंने सिर्फ दीवारें देखी, यानी सेल वॉल देखी। यस गुरुजी, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। तो आप क्या कह सकते हो यहां पर? हुक डिस्कवर्ड सेल। कभी भी कोई पूछे कि इन्होंने किया क्या, ही डिस्कवर्ड सेल, जो कि कैसे थे? डेड थे। तो कोई पूछ ले हु डिस्कवर्ड डेड सेल या सेल, आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ही डिस्कवर्ड, एक्चुअल में इन्होंने डिस्कवर क्या किया था? सेल या फिर सेल वॉल। तो कोई पूछे सेल वॉल पहली बार किन्होंने देखी? एम्प्टी कंपार्टमेंट थे ये तो मेरे भाई सेल वॉल पहली बार किन्होंने देखी? यहां रॉबर्ट हुक साहब ने देखी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई, मेरी जान, मेरे दोस्त, इन्होंने टर्म भी दी। हुक गेव टर्म सेल्यूला, गेव टर्म सेल्यूला, है ना, सेल्यूला और सेल, यही आगे चल के सेल में मॉडिफाई हो गई टर्म। और इन्होंने टर्म सेल्यूला या सेल क्यों दी? क्योंकि इट वाज एम्प्टी कंपार्टमेंट, खाली कंपार्टमेंट को इनकी भाषा में सेल्यूला कहते हैं, एम्प्टी कंपार्टमेंट। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? सेल्यूला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए मेरे पास पानी है, ठीक है, मेरे पास पानी है, बहुत गंदा जोक मारने वाला हूं, गौर से सुनना। मेरे पास पानी है तो इसको मैं क्या कह रहा हूं? पानी कह रहा हूं मेरी भाषा में। लेकिन अगर मेरे एक बहुत प्यारे मित्र हैं, बिहार के रहने वाले हैं, वो इसको क्या कहेंगे बताओ? अगर मैं कहता हूं इस पानी को जल, तो क्या मेरा बिहारी दोस्त इसे जलवा कहेगा? यस गुरुजी। इसी प्रकार से जो रॉबर्ट हुक साहब हैं, वो क्या इस खाली कंपार्टमेंट को सेल्यूला कहेंगे? कहेंगे गुरुजी, क्योंकि उनकी भाषा में इसे सेल्यूला ही कहते हैं। एकदम अच्छी बात हो गई गुरुजी। तो इन्होंने टर्म दी सेल, इन्होंने सेल वॉल को डिस्कवर किया, या कह सकते हैं पहले सेल को देखा। एंड मेरे भाई दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक किताब लिखी जहां इन्होंने सेल का जिक्र किया पहली बार। इस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, क्योंकि यहां इन्होंने छोटे छोटे सेल के बारे में चर्चा की है। माइक्रोग्राफिया, माइक्रो सेल की यहां बात हो रही है। गुरुजी बात समझ में आ गई? कुछ नहीं छूटा। ये तो बहुत ही आसान चीज है, ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन लिखेंगे हम दाएं हाथ से क्योंकि हम राइटी हैं गुरुजी। बहुत अच्छी बात है, दाएं से लिखो या बाएं से लिखो, बस बात समझ में आनी चाहिए। क्या मेरे शेर और चीतों को इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं? यस गुरुजी, इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं। इसमें तो हमें कोई दंगा पंगा, परेशानी, दिक्कत, तकलीफ नहीं है। यानी अगर आप रॉबर्ट हुक साहब के बारे में 4 बातें मुझसे लिखवाना चाहें, तो क्या वो 4 बातें ये होंगी कि इन्होंने डेड सेल को देखा, या इन्होंने सेल शब्द दिया, या इन्होंने सेल वॉल को देखा, या इन्होंने माइक्रोग्राफिया लिखी? गुरुजी बात समझ में आ गई? गुरुजी बात समझ में आ गई, टेंशन दिक्कत है नहीं। दूसरे साइंटिस्ट जो थे यहां पर आपके रॉबर्ट हुक के बाद दूसरे साइंटिस्ट जो थे, ये कौन थे? इनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। वाओ, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, नाम हो तो ऐसा हो यार, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ऐसा लगता है कुछ कर दिया है भाई, है ना? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक नाम है इनका। इन्होंने रॉबर्ट हुक साहब के लगभग 9 साल बाद अपना काम किया, तो ऐसे याद रखेंगे हम लोग। तो 1665 है, तो इन्होंने अपना काम कब किया? 1674 के आसपास अपना काम किया, है ना? और इन्होंने अपने सेल्फ मेड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से सेल्स को देखा। ही यूज्ड सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप्स,
सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप्स टू सी मैनी मोटाइल सेल्स। इन्हें चुलबुली चीजें देखने का बड़ा शौक था, जो कि हिलती है ना चीजें, उनको देखने का शौक था। तो इन्होंने मोटाइल सेल्स को देखा जो हिल डुल रहे थे, चल फिर रहे थे, ऐसे सेल्स को इन्होंने देखा। क्या आप एग्जाम्पल बता सकते हैं? जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया जो है उन पे भी फ्लैजेला हो सकते हैं, तो इन्होंने मोटाइल बैक्टीरिया देखे लेट से। अब प्रोटोजोवन है, तो प्रोटोजोवन भी आपके फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन हो सकते हैं, तो प्रोटोजोवन भी हैं। नाम में क्या आ रहा है? प्रोटोजोआ। जोआ, जू का साउंड यानी एनिमल का साउंड आ रहा है। इसके अलावा ये आपका स्पर्म सेल भी देख सकते हैं, क्योंकि स्पर्म सेल जो है ये भी मोटाइल होता है, इस पे भी टेल होती है। तो कई सारी हिलती डुलती चीजों को इन्होंने देखा अपने खुद के घर के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में। यह है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब, यह है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब। अब एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब जो है, इनको किस चीज का क्रेडिट दिया जाएगा? इनको किस चीज का क्रेडिट दिया जाएगा? आ जाओ। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब जो है, इनको किस चीज का क्रेडिट दिया जाएगा? ही सॉ लिविंग सेल, लाइव सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई पूछे सेल की डिस्कवरी किसने करी? हुक साहब ने। लेकिन लिविंग सेल, जिंदा सेल की डिस्कवरी किसने करी? आपके ल्यूवेनहॉक साहब ने। जी सर, बात समझ में आ गई, कोई टेंशन परेशानी दिक्कत तकलीफ है नहीं। तो इन्होंने जिंदा सेल को देखा। ही नेम्ड या ही गेव टर्म, इन्होंने एक टर्म दी, ही गेव टर्म एनिमलक्यूल्स। ऐसे सेल्स जो छोटे छोटे हैं, एनिमल लाइक हैं, क्या इन्हें एनिमलक्यूल्स कह दिया जाएगा मेरी जान? बिल्कुल कह दिया जाएगा सर। एनिमलक्यूल्स मतलब एनिमल जैसे मॉलिक्यूल, क्योंकि एनिमल में मोटिलिटी होती है, एनिमल चलता है, प्लांट चलता नहीं है। जिस दिन प्लांट चलने लगा, तावीज बनवाते फिरोगे। पेड़ की छाव में सो रहे थे, बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे। अभी 100 करोड़ का स्टार्टअप बिल्ड ही किया था और पेड़ चलने लगा और तुम दौड़ने लगे। पेड़ पीछे पीछे चल के आ रहा है, तुम आगे आगे दौड़े भागे जा रहे हो। पसीने का टप्पा माथे से निकला और पीछे गुद्दी से होते हुए कमर में घुस गया। मेरे भाई, बड़ी खतरनाक चीज है अगर पेड़ चलने लग जाए तो। एनिमलक्यूल मतलब एनिमल चलता है, एनिमलक्यूल मतलब एनिमल लाइक मॉलिक्यूल, यानी ये मोटाइल होंगे। और इन्होंने क्या मोटाइल सेल ही देखे? रिलेट कर सकते हो ऊपर वाली बात से? गुरुजी एकदम रिलेट कर सकते हैं, यहां पर भी तो मोटाइल लिखा हुआ है। जी सर, इसीलिए इन्होंने शब्द दिया एनिमलक्यूल। गुरुजी बात समझ में आ जाती है, कोई टेंशन परेशानी है नहीं, बात समझ में आ गई कि इन्होंने एनिमलक्यूल शब्द दिया। ठीक है, जैसा मैंने कहा, ही यूज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ही यूज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इन्होंने अलग अलग लेंसेज की कॉम्बिनेशंस बनाई। ही यूज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो मेरे भाई बताओ कि ये कॉम्बिनेशन कैसी हो सकती हैं? समझ लीजिए, यहां पर है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब की आंख, है ना? यहां पर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब अभी थ्रेडिंग करा के आए हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी आईब्रो जो है बढ़िया बनाई है मैंने, है ना? अभी उस टाइम पर भी पत्थर से थ्रेडिंग किया करते थे। भाई एकदम मेकअप वेकअप करके रेडी हैं अपना सेल देखने के लिए। यहां पर इन्होंने एक लेंस लगाया जो कि 20x मैग्निफिकेशन का है। यहां पर इन्होंने एक लेंस लगाया जो कि 10x मैग्निफिकेशन का है। और यहां इन्होंने एक चिज्जी रख दी, ऑब्जेक्ट रख दिया। बताओ ऑब्जेक्ट का असली साइज कितना बड़ा हो जाएगा? ये मेरा सवाल है। ऑब्जेक्ट जो है इसका साइज कितना बड़ा हो जाएगा मेरे शेर? मुझे बता दो, ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा हो जाएगा? गुरुजी अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसका साइज पहले 10x लेंस से होता हुआ 10 गुना हो जाएगा, और 10 गुना का भी 20 गुना हो जाएगा, यानी टोटल क्या 200 गुना हो जाएगा साइज? क्या टोटल 200 गुना साइज हो जाएगा? यस गुरुजी, 200 गुना साइज हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कि आपके जो ल्यूवेनहॉक साहब हैं, इन्होंने लेंसेज के कॉम्बिनेशन से किसी भी चीज को 200 गुना बड़ा कर दिया। तो प्लस नहीं होती है, चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट है, 10 गुना बड़ा इस लेंस से हो गया, अब यहां जो भी आएगा उससे 20 गुना बड़ा ये लेंस कर देगा। तो 30 लिखा है किसी ने, 30 नहीं होगा, 200x होगा। ऐसे ही करके इन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से चीजों को बड़ा किया। मजा आ गया गुरुजी, ये बात हमको समझ में आ गई, टेंशन परेशानी है नहीं। अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं हम। तीसरे साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब के बाद तीसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, है ना? ब्राउन मुंडे थे, इनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन।
स्पीकर ते बज दे गज दे ब्राउन मुंडे, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। हुक साहब जो थे इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन साहब जो थे इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, जिसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। सन 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, इसीलिए यहीं पर यह बात लिखवा दी गई है जिससे कि रॉबर्ट हुक और ब्राउन में कभी कंफ्यूजन ना हो। ये बातें मेरे सारे शेरों को समझ में आ गई हैं तो बता दो ना। इस स्लाइड को मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं और फिर एनसीईआरटी की डिस्कशन करा देता हूं एंड फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दे रखा, 2 लाइन में ही पूरी बात खत्म कर रखी है, लेकिन हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है सर। तो मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में डेड कॉर्क सेल्स को देखा, यानी इन्होंने, आप कह सकते हो, डेड सेल को देखा या पहली बार सेल को देखा या इन्होंने सेल वॉल को देखा। तो इन्होंने देखा कि एम्प्टी कंपार्टमेंट की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो इन्होंने सेलुला शब्द दिया या सेल शब्द दिया एंड इन्होंने किताब लिखी माइक्रोग्राफिया, जिसमें इन्होंने पहली बार अपने इस डायग्राम को दिखाया और बताया कि मैंने एम्प्टी सेल्स देखे। फिर आए आपके एंटोन वॉन लीवनहॉक, जिन्होंने मोटाइल सेल्स को देखा, जैसे कि प्रोटोजोवंस को देखा, कुछ मोटाइल बैक्टीरिया को देखा, स्पर्म सेल्स को देखा और नाम दिया एनिमलक्यूल्स। तो पहली बार जिंदा सेल देखने का क्रेडिट लीवनहॉक साहब को गया। रॉबर्ट हुक साहब के 9 साल बाद इन्होंने अपना काम किया, यानी 1674 में। एंड 1831 में रॉबर्ट ब्राउन मुंडे ने डिस्कवर किया आपका न्यूक्लियस। गुरुजी बात समझ में आ जाती है? बात समझ में आ जाती है? यस गुरुजी, वी आर डन विद द टॉपिक। इतनी बातें मेरे सारे शेरों को समझ में आई? बता दो ना, जिससे हम लोग आगे बढ़े। यहां तक की बातें समझ में आई? यहां तक की बातें समझ में आई? देखो एनसीईआरटी में देखो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। सर कुछ भी नहीं है तो पढ़े ही क्यों? नहीं, कुछ तो है। देखो इतनी बातें हम लोग कर चुके थे लास्ट क्लास में। देखिए ल्यूवेनहॉक साहब ने, रॉबर्ट हुक का नाम ही नहीं ले रखा, ल्यूवेनहॉक साहब ने पहली बार लिविंग सेल को देखा। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। और यह मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, जब इसकी डिस्कवरी हुई 1950s में, यानी 1950 से 1960 के बीच में, सेल की काफी डिटेल्स आपको दिखाई दी। और उसके बाद भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी 1950 के बाद प्रचंड होने लगी थी, बेहतरीन ताबड़तोड़ होने लगी थी। इतनी बातें सारे शेरों को, चीतों को समझ में आनी चाहिए। आ गई है गुरुजी, बहुत बेहतरीन बात है, आ जाओ। यस 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 यस, बहुत शानदार, वेरी गुड, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे भाई, नई हेडिंग डालो, अच्छी हेडिंग है। अब थोड़ा ढंग का टॉपिक आया है। ये तो देखो याद करने का टॉपिक था, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने का नहीं था। आई ट्राइड टू मेक इट कंसेप्चुअल, बट इसमें सच में बहुत ज्यादा समझने की चीजें नहीं थी। अब हम थोड़ा सा डेप्थ के कंसेप्ट में जा रहे हैं। है तो ये भी हल्का कंसेप्ट, ए हल्कूरे है ये भी कंसेप्ट, लेकिन थोड़ा तो ढंग का है। आओ भैया लिखें सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी, क्या मैंने कल आपको सेल थ्योरी के बारे में एक लाइन बताई थी? गुरुजी आपने एक लाइन बताई थी सेल थ्योरी के बारे में, आपने एक लाइन बताई थी इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, कि ये यूनाइट करती है दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। यानी दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो सेल थ्योरी को फॉलो करेगा ही करेगा। करेगा गुरुजी, वो सेल थ्योरी को फॉलो करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा गुरुदेव, कोई टेंशन परेशानी इसमें नहीं है। तो इट यूनाइट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, it shall be obeyed, इसका पालन करना पड़ेगा। it should be obeyed by all living organisms, इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं, क्या उन सबको सेल थ्योरी का पालन करना पड़ेगा? करना पड़ेगा गुरुजी। तो इट यूनाइट्स ऑल ऑर्गेनिजम्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी लिखा था। करेक्ट? करेक्ट है सर। यहां मेन जो आपका काम आता है वो 2 साइंटिस्ट का काम आता है। यहां पे 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना काम बेहतरीन तरीके से किया। इन 2 साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। मेन कंट्रीब्यूशन इज ऑफ 2 साइंटिस्ट, ऐसा लिख लीजिए, है ना। मेन कंट्रीब्यूशन इज ऑफ 2 साइंटिस्ट, 2 वैज्ञानिक थे जिनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इस सेल थ्योरी को देने में। ठीक है,
तो ये दो साइंटिस्ट कौन कौन से थे गुरुजी बता दो ना, अभी बता देता हूं। पहले जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था स्क्लेडेन। पहले जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था क्लेडेन। इन्होंने क्या किया ये मैं आपको बता देता हूं। पहले साइंटिस्ट थे इनका नाम था क्लेडेन, और स्क्लेडेन साहब जो थे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कौन से साल में स्टार्ट किए? इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, ही डिड हिज रिसर्च इन 1838, 1838 में, इन 1838 में इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। एंड स्क्लेडन जो थे ये जर्मनी के रहने वाले थे। ही वॉज अ जर्मन एंड ही वॉज अ बॉटनिस्ट। और अगर ये बॉटनिस्ट हैं, नाम में घुस जाओ मेरे भाई, खोपड़ी पे नारियल का तेल लगा के, अगर ये बॉटनिस्ट थे तो ये प्लांट पे रिसर्च करेंगे, एनिमल पे रिसर्च करेंगे? बता दो ना गुरुजी, अगर ये बॉटनिस्ट थे तो क्या ये प्लांट पे रिसर्च करेंगे? यस गुरुजी, ये प्लांट पे रिसर्च करेंगे। इसीलिए इन्होंने अपने रिसर्च मॉडल को क्या लिया? प्लांट लिया। इन्होंने प्लांट पे काम स्टार्ट किया, इन्होंने प्लांट पे स्टार्ट किया अपना काम। तो यहां पर क्या था, स्क्लेडन साहब जो थे क्योंकि एक बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने क्या किया? ही ऑब्जर्व्ड different plants, he observed different plants। क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने अलग अलग प्लांट्स पे काम किया, अलग अलग प्लांट्स को देखा, अलग अलग प्लांट को घूरा, अलग अलग प्लांट को घूरा। और जब इन्होंने अलग अलग प्लांट को घूरा तो अलग ही लेवल की इनको क्या मिली? कंक्लूजन मिली। जब इन्होंने अलग अलग प्लांट को देखा तो इन्होंने कहा all plants are made of different types of cells। क्या प्लांट में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अब आपने अलग अलग सेल्स के बारे में तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूं। आपको पता है प्लांट में पानी कौन ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह? यस सर, पानी कौन ट्रांसपोर्ट करता है गुरुजी? जाइलम। जाइलम में भी क्या अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं? जाइलम में भी 4 प्रकार के सेल्स होते हैं। आप एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। फाइबर भी होता है, ट्रैकिड भी होता है, वेसल भी होता है, पेरेनकाइमा भी होता है। फ्लोएम की बात करोगे तो सीव ट्यूब भी है, कंपेनियन सेल भी है, फाइबर भी है, आपका पेरेनकाइमा भी है। तो क्या अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर। प्लांट में अलग अलग टाइप के सेल्स और ये मिलकर टिश्यू बना रहे हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या है? इट इज वस्कुलर टिश्यू। तो क्या टिश्यू बना रहे हैं अलग अलग सेल्स मिलकर? बिल्कुल बना रहे हैं। तो ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दैट मेक्स टिश्यूज, दैट मेक्स टिश्यूज। ये क्या बनाते हैं? मेरा टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं ये। यस गुरुजी, समझ में आ गई बात। यानी प्लांट पे इन्होंने रिसर्च करी क्योंकि एक बॉटनिस्ट थे, और प्लांट में इन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट हैं ये सेल्स से मिलकर बने हैं और ये सेल्स आगे चल के टिश्यू बनाते हैं। गुरुजी ये इशू यहीं खत्म हो जाता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। हमें यहां पर मिस्टर स्क्लेडन की वार्तालाप समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत परेशानी हमें इसमें है नहीं। स्क्लेडन साहब ने इतना ही काम किया, स्क्लेडन साहब ने इतना ही काम किया। इतना करके ही सांस फूल गई भाई की, इसी में थक गए। दूसरे जो भैया आए ये बड़े खतरनाक थे। दूसरे बड़े भैया जो थे ये बड़े डेंजरस थे। तो इनका नाम था मिस्टर स्वान, इनका नाम था मिस्टर स्वान। अब खुद बताइए, ये जो स्वान थे, डेट याद करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट स्क्लेडन साहब के 1 साल बाद किए, लगभग सेम टाइम पे। तो 1838 है, यहां बस 1839 कर दो, याद करने की जरूरत नहीं है। एक डेट याद है, दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। करेक्ट। तो यहां पर इन्होंने अपनी रिसर्च जो है 1839 में स्टार्ट की। अब बताओ मेरे शेर कि ये जो है ये आपके बॉटनिस्ट होंगे या जूलॉजिस्ट? आपने स्वान का नाम कहीं सुना हुआ है किसी कंसेप्ट में? मैं आपको बताता हूं, समझ लो ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन में यहां पर आपके स्वान सेल्स पाए जाते हैं, माइलिन शीथ, स्वान सेल। स्वान का नाम हमेशा न्यूरोलॉजी में लिया जाता है, विच इज अ कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन से रिलेटेड है यानी जूलॉजी से संबंधित है। तो जूलॉजिस्ट थे ना, और हमने क्या किया? बदला भी लिया इनसे, बदला भी ले लिया। हमारा बदला लेने का स्टाइल बहुत यूनिक है। जैसे अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने हमारे देश पे 200 साल राज किया, तो हमने क्या सोचा कि इनसे बदला लेंगे। अब क्या करेंगे कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है पिछली साल तक। हमने कहा अब इसको ब्रिटिश नहीं रहने देंगे, दुगना लगान देना पड़ेगा, इसकी सिटीजनशिप ही चेंज कर दी। ब्रिटिश से उठा करके भाई को जर्मनी में फेंक दिया। भाई को भी नहीं पता था पिछले साल तक कि जर्मनी का है।
भाई को आइडिया ही नहीं था। भाई मस्त ब्रिटिशर, फ्लैट ले रखा है वहां पे, बढ़िया रह रहे हैं 3 BHK में, है ना, मस्त अपना जीवन काट रहे थे। एनटीए ने सोचा हिला के रख देंगे भाई का पूरा सिस्टम देश से बाहर कर दिया। ब्रिटिश, नाउ यू आर ए जर्मन। इसको भी पिछले साल ही पता लगा मेरे भाई को। तो ये क्या है, ये भी जर्मनी के हो गए। इनका नाम है मिस्टर जर्मन जूलॉजिस्ट, क्योंकि मेरे भाई जूलॉजी में इनका जिक्र होता है ना, तो ही वॉज अ जूलॉजिस्ट। इनके नाम पे तो पूरा सेल है, स्वान सेल है। यस, ही वॉज अ जर्मन जूलॉजिस्ट। और अगर जूलॉजिस्ट है तो किस चीज पर रिसर्च करेंगे? एनिमल पे रिसर्च करेंगे। करेक्ट सर, ये तो एनिमल पे रिसर्च करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, पहले कई सारे एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया। इन्होंने कई सारे एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया, तो आगे की बातें यहां कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, कई सारे एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया, राइट। तो हम क्या कहेंगे, स्वान साहब ऑब्जर्व्ड मैनी एनिमल सेल, क्योंकि जूलॉजिस्ट है तो पहले एनिमल सेल को देखेंगे। तो स्वान ऑब्जर्व्ड मैनी एनिमल सेल्स। एंड एनिमल सेल को जब ये देख रहे थे तो इन्होंने पाया कि एनिमल जो है मेरे भाई, है ना, उसके सेल के अराउंड एक बाउंड्री है, जिसे हम आज के दिन में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तब ये नाम नहीं दिया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आज हम उस लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो स्वान ऑब्जर्व्ड मेनी एनिमल सेल्स एंड कंक्लूडेड दैट all animal cells are surrounded by a thin layer। एक पतली सी लेयर है जो हर एनिमल सेल को सराउंड करती है, नाउ नोन एज, जिसको आज हम क्या कहते हैं, नाउ नोन एज सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से इसको आज जाना जाता है। अब इंसान जो है ना, उसको जिज्ञासा बड़ी रहती है ना, वैज्ञानिकों की जिज्ञासा कह लो, आम आदमी की चुल कह लो। तो यहां पर स्वान साहब जो थे, ये भी तो एक इंसान ही थे। इन्होंने कहा कि यार, जब मैंने एनिमल सेल को देखा तो मैंने पाया कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन नाम की चीज होती है, यानी एनिमल सेल में एक बाउंड्री लगी हुई है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। मैं चेक करता हूं कि प्लांट सेल में ये है या नहीं। लेट्स चेक कि ये मेरे भाई प्लांट सेल में है या नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं अपने मन की शांति के लिए। तो इन्होंने क्या किया, पहले एनिमल सेल्स को देखा, बाद में इनके मन को जब शांति नहीं मिली, सो ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड प्लांट सेल्स। इसने कहा मैं प्लांट सेल को भी देखूंगा कि उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है कि नहीं। ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड प्लांट सेल्स। इन्होंने प्लांट सेल्स को भी देखा एंड ही फाउंड प्लांट को देखकर तो भाई की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां सेल मेम्ब्रेन तो थी ही, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी थी। सो ही ऑब्जर्व्ड प्लांट सेल एंड ही फाउंड दैट प्लांट सेल हैज a unique layer called cell wall which is present over cell membrane, which is present over cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के भी ऊपर की साइड यहां पर एक और लेयर देखने को मिल रही है प्लांट के अंदर, यूनिक, जिसका नाम क्या है, सेल वॉल है। ये देख करके भौचक्के रह गए, हक्के बक्के रह गए। कौन? मिस्टर स्वान साहेब। तो इन्होंने कहा अगर एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो है ही, इसके अलावा एक और लेयर है जिसका नाम क्या हो गया, मिस्टर सेल वॉल हो गया। ये देखा हमारे स्वान साहब ने, यानी इन्होंने एनिमल और प्लांट दोनों को देखा। ये है आपका एनिमल सेल, ये है आपका एनिमल सेल, एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन। जबकि ये है आपका प्लांट सेल, एंड प्लांट सेल में दिस इज सेल मेम्ब्रेन,
एंड सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगी हुई दिखाई दी आपको? सेल वॉल लगी हुई दिखाई दी, सेल वॉल लगी हुई दिखाई दी। दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल वॉल। क्या ये डिफरेंस आपके स्वान साहब ने देखा? बिल्कुल देखा सर, बिल्कुल देखा सर। अब मेरे भाई अगर मैं आपको इसी स्लाइड से एक बात निकाल करके दिखाऊं, आराम से सुनना। इसी स्लाइड से एक क्वेश्चन बनाते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा, लेकिन हो सकता है आपसे सॉल्व ना हो फिलहाल, या हो भी जाए। आपके स्वान साहब ने किस चीज की डिस्कवरी की? देखो मैं जो लिखवा रहा हूं वो पत्थर की लकीर है, उस पर संदेह नहीं करना है। पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, मैं जो लिख रहा हूं दैट इज कंप्लीटली फाइन, नए करिकुलम के हिसाब से है, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ एकदम बराबर चल रहा है। सर पुरानी एनसीईआरटी में ब्रिटिश लिखा है, यहां जर्मन लिखा है, सर पुरानी में जर्मन है, यहां ब्रिटिश है। मैंने जो लिखा वो खत्म हो गया खेल, बस उसमें उसके इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है? सारी चीजें वेल रिसर्च होती है, टेंशन मत लो। एक टीचर जब भी कुछ बोल रहा है क्रेडिबिलिटी के साथ ही बोल रहा है। तो लड़ाई दंगा नहीं, मास्टर पे विश्वास। कुछ नए बच्चे हैं, मुझे लग रहा है कुछ पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको विश्वास हो जाएगा और अंधा विश्वास हो जाएगा। 4-5 लेक्चर रुको मेरे भाई, यू विल अंडरस्टैंड, है ना? जो पढ़ चुके हैं उनको पता है। अरे तुम्हें विश्वास हो जाएगा भाई, तुम रुको अभी, तुम बहुत नए हो, रुको। कैसे से हो यार तुम, कैसे पीछे पड़े हो यार चैट सेक्शन में गरीब आदमी के? मास्टर कुछ कह नहीं रहा है, मास्टर इतना भोला भाला सा आदमी है और एकदम पीछे ही लग गए हैं। सर जर्मन ब्रिटिश, जर्मन ब्रिटिश। अरे जो लिखवा दिया है वो लिख लो यार। वही है जो हमने बोला, जर्मन भी होगा, पकड़ के ब्रिटिश करवा देंगे, तुम टेंशन मत लो। अगर हमने लिखवा दिया है तो बस बात हो गई। इन्होंने क्या ढूंढा? कई कह रहे हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अरे मूर्खों की टोलियों, तो इन्होंने क्या किया था? सेल वॉल कैसे लिख सकता है कोई? अभी तो बताया तुम्हें कि सेल वॉल जो है वो तो डिस्कवर हो ही चुकी थी रॉबर्ट हुक द्वारा। तो यहां पर इन्होंने पहली बार क्या देखा? इन्होंने पहली बार सेल मेम्ब्रेन के बारे में जिक्र किया। तो इसीलिए जब सवाल बनेगा तो आधे लोग लेट जाएंगे, हम लेटने नहीं देंगे। यस, यहां पर नोट कर लीजिए, स्वान डिस्कवर्ड सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं एक घातक सवाल बना दूं इसी तुच्चे से टॉपिक से, तो भी मेरे भाई फंस सकते हैं कई बच्चे। ही डिस्कवर्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पहली बार जिक्र किन्होंने किया? स्वान साहब ने किया। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी। स्वान साहब ने एक और काम किया, बड़ा डेंजरस सा। क्या काम कर दिया गुरुजी? इन्होंने एक डेंजर काम किया। इन्होंने क्या किया? ही गेव एन हाइपोथेसिस, यानी इन्होंने एक आइडिया लगाया। ही गेव हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब अभी ये थ्योरी नहीं है, परम प्रमाणित नहीं है। इन्होंने अपने हिसाब से एक बात कही। हाइपोथेसिस मतलब ये चैलेंज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है सही हो। इन्होंने एक बात कही और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स and animals are made up of cells। दुनिया में जितने भी प्लांट और एनिमल हैं उनकी बॉडी सेल्स की मिलकर बनी होगी। जो बात सत्य भी है, लेकिन हम उस टाइम पे इसे सत्य नहीं मान रहे थे। इट वॉज जस्ट एन हाइपोथेसिस। ये स्वान साहब ने काम किया। ही गेव एन हाइपोथेसिस। ठीक है, अब मेरी बात को गौर से सुनिए, यहां तक की बात को बहुत गौर से, बहुत आराम से सुनिए मेरे भाई, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम आपके डाउट भी ले लेंगे। आराम से मेरी बात को सुनना, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। जितना पढ़ा है मैं उसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं। मैंने कहा कि 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया। 1838 में सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया, इनका नाम था स्क्लेडेन, और ये जर्मनी के रहने वाले एक बॉटनिस्ट थे यानी प्लांट पे रिसर्च करते थे। तो इन्होंने प्लांट्स को देखा, अलग अलग प्लांट्स को देखा, और इन्होंने प्लांट को देख के कहा कि प्लांट की बॉडीज डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलकर बनती हैं और वही सेल्स आगे चल के टिश्यू बना रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है, इनका काम यही खत्म हो गया। फिर आए आपके 1839 में स्वान साहब, जो कि जर्मनी के ही एक जूलॉजिस्ट थे, और जूलॉजिस्ट थे तो पहले इन्होंने एनिमल सेल को देखा, और एनिमल सेल को देख के कहा कि इनके ऊपर तो एक बाउंड्री लगी हुई है जिसका नाम आज के दिन में हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इनके दिमाग में एक फितूर जगा कि भैया अगर सेल मेम्ब्रेन है आपके एनिमल सेल के ऊपर,
तो मैं थोड़े प्लांट सेल्स को भी देख लेता हूं, भाई मुझे सेल तो देखना आता ही है, अब क्या एनिमल क्या प्लांट को भी देख लेता हूं कि उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है कि नहीं। तो इन्होंने पाया कि प्लांट में सेल मेम्ब्रेन तो है ही, उसके ऊपर सेल वॉल भी है, यानी एक एडिशनल लेयर है जो कि प्लांट सेल के लिए यूनिक है, एक स्पेशल लेयर भी प्लांट में पाई जा रही है। फिर इन्होंने अलग अलग प्लांट और एनिमल सेल को तो देख ही लिया था, पहले एनिमल सेल को देखा फिर प्लांट सेल को देखा। अब इन्होंने जब अलग अलग एनिमल और प्लांट सेल को देखा, इन्होंने पाया कि मैंने जितने भी प्लांट और एनिमल देखे इनकी बॉडीज सेल्स की ही मिलकर बनी हुई है, यानी सेल्स के बिना कुछ नहीं है। लेकिन इस बात को इनको क्या करना है, प्रूफ करना है अभी। तो इन्होंने अभी हाइपोथेसिस दी है, सिर्फ एक आइडिया दिया है कि हां ऐसा होता होगा कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी सेल की मिलकर बनी होती होगी। इन्होंने अभी एक आइडिया दिया, इस आइडिया को हम प्रूफ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि ये फोन गोल है, तो क्या ये फोन गोल है? नहीं सर। अगर मुझे प्रूफ करना पड़ा कि ये फोन गोल है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी हाइपोथेसिस फेल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये फोन रेक्टेंगुलर है, मैं तो अभी प्रूफ कर दूंगा। भाई रेक्टेंगल जो है टेट्रागोनल होता है, टेट्रा यानी 4, इसकी 4 साइड होती है, 1 2 3 4। सर रेक्टेंगल में 2 साइड बराबर होती हैं, 2 साइड बराबर होती हैं, 2 साइड छोटी होंगी 2 साइड बड़ी होंगी, रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया, बात खत्म हो गई। तो मेरी हाइपोथेसिस एक थ्योरी भी है, एक फैक्ट भी है कि हां भैया मैंने प्रूफ कर दिया कि ये रेक्टेंगल है। अगर मैं बोलता है सर्कुलर है, मैं प्रूफ नहीं कर पाता और मैं फेल हो जाता। तो अब यहां पर क्या है, स्वान साहब जो है इन्होंने हाइपोथेसिस दी, अब इन्हें क्या करना है, अब इन्हें इस बात को प्रूफ करना है, अब इन्हें इस बात को प्रूफ करना है। तो इन्होंने क्या किया, स्वान साहब ने स्क्लेडन साहब से हाथ मिला लिया। दोनों भाई जो हैं हाथों में हाथ डाल के चलने लगे, दोनों भाइयों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया, संधि कर ली, दोस्ती कर ली। तो मैं यहां पर अनवांटेड कंटेंट मिटा दे रहा हूं, मुझे सिर्फ ये चाहिए हेडिंग लिखी हुई है ना, तो बिना काम की बात मैं मिटा देता हूं, जिससे बार बार हमें हेडिंग ना लिखनी पड़े। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि गुरुजी ने सब कुछ मिटा दिया है, नहीं मेरे भाई, पीछे लिखा हुआ है ना, पिछली स्लाइड पे लिखा हुआ था। तो अब स्क्लेटन और स्वान साहब ने दोस्ती कर ली और दोनों ने कहा मिलके हम इस हाइपोथेसिस को थ्योरी में कन्वर्ट कर देंगे। यस यस गुरुजी। तो यहां पर क्या हुआ, स्क्लेडन एंड स्वान केम टुगेदर। स्क्लेडन साहब ने स्वान को कहा भैया भैया आप मेरी टोली में आ जाइए और दोनों भाई मिलकर प्रूव कर देंगे कि सेल थ्योरी क्या है। तो स्क्लेडन एंड स्वान केम टुगेदर, स्वान साहब भी साथ आ गए। ओए छोटे मैं तेरे लिए आ गया हूं, अब दोनों मिलके प्रूव करेंगे। तो स्क्लेडन एंड स्वान केम टुगेदर टू प्रूव द सेल थ्योरी। इतना ही, अरे भैया नया बोर्ड है, हाँ आई, डंडा अलग ही रह गया। टू प्रूव सेल थ्योरी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिसर्च किया दुनिया के अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, और इन्होंने अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, सब कुछ देख करके इन्होंने एक बात कही जिसने सबका मन मोह लिया। स्क्लेडन और स्वान दोनों ने मिल करके एक प्यारी बात कही। इन्होंने कहा पोस्टुलेट 1। ये क्या बात हो गई गुरुजी, हमको तो समझ ही ना आई। पोस्टुलेट 1 का मतलब इन्होंने अपनी पहली बात कही। पहली बात तो ये, टिकटॉक चलती है नहीं लिखेगा भाई कोई चैट सेक्शन, पहले बता दे रहा हूं मैं, है ना, ये इधर बाबा हनी सिंह के भजन नहीं चल रहे। पोस्टुलेट 1 में इन्होंने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are made up of cells. All living organisms are made up of cells and product of cells. सेल्स के अंदर काम भी तो हो रहा होगा, तामझाम भी तो चल रहा होगा। क्या आप मेटाबॉलिज्म के बिना जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते गुरुजी, मेटाबॉलिज्म ही मेरे जीवन की परिभाषा है। अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूं तो मुझे सेल के अंदर काम करना पड़ेगा, मुझे सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने पड़ेंगे और तब जाके मेरे सेल में नया नया मसाला बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ सेल बनेंगे वाया मेटाबॉलिज्म। यस, अगर मेटाबॉलिज्म है तो हम जिंदा हैं, वरना हम शर्मिंदा हैं। मेरे भाई आपको पता है, आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूं। अगर आपके शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होना 1 सेकंड के लिए भी बंद हो जाए तो मेरे भाई यमराज का भैंसा तुम्हें साक्षात दिखाई दे जाएगा घर के बाहर दरवाजे पे खटखटाता हुआ। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी जो है एक मशीन है जो धनाधन चल रही है।
जिस वक्त इसने अपने आप को रोक दिया, तुम्हारा खेल खत्म है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू हैव कंटिन्यूअस मेटाबॉलिज्म इन योर सेल। उसी से अलग अलग चीजें बनती हैं, उसी से आप जिंदा रहते हो। तो पहले पोस्टुलेट में स्क्लेडन और स्वान भैया ने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनियादारी में वो सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के मिलकर बने हुए हैं। यह बात इन्होंने कही, लेकिन इनकी एक डीमेरिट भी थी, इनका एक ड्रॉबैक भी था। वो ड्रॉबैक क्या था कि ये नहीं बता पाए कि नए सेल्स बनेंगे कैसे। ये नहीं बता पाए कि नए सेल्स बनेंगे कैसे। तो इनका ड्रॉबैक क्या था कि इट डिडंट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ न्यू सेल्स। नए सेल कैसे बन रहे हैं हमारे शरीर में? जब हम पैदा हुए थे तो छोटे से थे, हल्कू से थे, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, तो हमारी बॉडी इतनी बड़ी कैसे हुई? कुछ तो होगा, नए नए सेल्स तो आए हैं। तो ड्रॉबैक क्या था? दे डिडंट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ न्यू सेल्स, कि नए सेल्स कहां से आ रहे हैं, यह बात इन्होंने नहीं बताई। तो कौन आए बताने के लिए? खतरनाक साइंटिस्ट आए, एक अलग ही लेवल के साइंटिस्ट आए, जिनका नाम क्या था? रूडोल्फ विर्को। इनका नाम था मिस्टर रूडोल्फ विर्को। देयरफॉर रूडोल्फ विर्को केम इनटू पिक्चर। फिर ये मेरे भाई मैदान में उतरे अस्त्रों शस्त्रों के साथ, है ना। रूडोल्फ विर्को साहब आए, केम इनटू पिक्चर इन 1855। अरे हो जाओ भैया, इन 1855 1855 में रूडोल्फ विर्को साहब ने ग्रैंड एंट्री मारी, और मेरे भाई इन्होंने कहा एंड ही सेड ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी। पूरी सेल थ्योरी की दशा दिशा इन्होंने पलट के रख दी। ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी, इन्होंने सेल थ्योरी को बदल डाला। और इन्होंने क्या कहा? ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी एंड ही सेड, और इन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे समस्त समाज प्रभावित हो गया। इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी सेल से सेल बनता है, सेलुला ए सेलुला, सेल से सेल बनता है। अर्थात ओमनिस सेलुला ई सेलुला मीन्स न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पुराने सेलों से नए सेल बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अर्थात समझ लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो इस सेल में क्या डिवीजन होगी? यस गुरुजी, इस सेल में एक प्रोसेस चलता है जिसका नाम है मिस्टर सेल डिवीजन। और नाम है सेल डिवीजन, तो दो डॉटर सेल बन जाती हैं, दो बिटिया सेल बन जाती हैं। यहां पर ये एक सेल था, इसके दो छोटे छोटे डॉटर सेल्स यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। तो डॉटर सेल्स यहां पर बनी, है ना। करेक्ट है गुरुजी। तो ये जो डॉटर सेल्स हैं एक्चुअल में न्यू है, तो ये नई डॉटर सेल कहां से आई? ओल्ड पेरेंट सेल से आई। बिल्कुल आई सर, यही बात तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ओल्ड पेरेंट सेल से आई। करेक्ट, करेक्ट है। तो मेरे भाई यहां पर सेल थ्योरी कंप्लीट हुई, सेल थ्योरी को अपनी फाइनल शेप मिल गई। इस बात को सुनने के बाद सेल थ्योरी को अपनी फाइनल शेप मिल गई, तो इसको हमने क्या कह दिया? पोस्टुलेट 2 कह दिया। इसको हमने क्या कह दिया? पोस्टुलेट 2 कह दिया। दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला को हमने क्या कह दिया? पोस्टुलेट 2 कह दिया। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सेल थ्योरी से संबंधित, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और सेल थ्योरी यहां पर कंप्लीट हो गई। यहां पर आपके रूडोल्फ विर्को साहब ने जो कहा उसके बाद सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई। ही गेव फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, यानी सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी। ही गेव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। यानी अगर आपको कोई पूछे कि सेल थ्योरी की 2 बातें बता दो ना, तो क्या बता दोगे? बता देंगे गुरुजी, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। 2 बातें अगर हमें बतानी हो तो हम आसानी से बता देंगे। सबसे पहली बात जो स्क्लेडन और स्वान ने कही कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं।
और दूसरी बात जो 1855 में रुडोल्फ विर्को साहब ने बीच में कूदी छलांग मार के बताई, वो इन्होंने ये बताई कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इन दो बातों पे सेल थ्योरी खत्म हो जाती है। गुरुजी बात खत्म हो जाती है। कौन ऐसा है जो एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, ये मुझे बताइए। कौन ऐसा है जो एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का? सेल थ्योरी की बात कौन नहीं मानेगा? एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी कौन है भाई? मैंने कहा कि दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सेल थ्योरी की बात मानेंगे। तो कौन नहीं मानेगा? क्या वायरस नहीं मानेगा? क्या वायरस लिविंग होता है? सर वायरस के पास खुद का सेल नहीं है। वायरस डोंट हैव इट्स ओन सेल। वायरस डोंट हैव इट्स ओन सेल। तो क्या यह बात मानेगा भैया इसका खुद का सेल ही नहीं है? तो यह बात नहीं मानेगा। तो वायरस एक एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। सिमिलरली आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जो वायरॉइड है, जो प्रायोन है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, है ना। वायरॉइड क्या है? छोटे से आरएनए मॉलिक्यूल को वायरॉइड कहते हैं, नंगा पुंगा आरएनए मॉलिक्यूल। प्रायोन क्या है? पीआर फॉर प्रायोन, पीआर फॉर प्रोटीन, ये प्रोटीन होता है। तो ये सब जो है नॉन लिविंग है। तो ये आपके सेल थ्योरी को नहीं आए, इतना मोटा हो गया है डब्बा हमारा, तो ये सेल थ्योरी को नहीं मानते हैं। ये सेल थ्योरी को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हैं ए सेल्यूलर। रीजन लिख लीजिए अगर असर्शन रीजन में आ गया, ऑल दीज आर ए सेल्यूलर। ए का मतलब क्या होता है? खोपड़ी पे तेल लगा के नाम में घुस जाओ, ए सेल्यूलर, ए सेल्यूलर। ए का मतलब होता है एब्सेंट। एंड क्या एब्सेंट है यहां पर? सेल एब्सेंट है। सेल ही एब्सेंट है। तो क्या ये लिविंग होंगे? नहीं होंगे। और नहीं होंगे तो सेल थ्योरी की बात नहीं मानेंगे। सवाल बन सकता है। गुरुजी बात समझ में आ गई है? इतनी बातें मेरे सारे दोस्तों को, यारों को, शेर चीतों को समझ में आ चुकी हैं, तो बता दो ना, जिससे हम लोग आगे बढ़ सके एंड डिस्कशन कर सके। यस यस, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतनी बातें ठीक है? इतनी बातें ठीक है सर। यानी सेल थ्योरी में हमने सबसे पहले स्क्लेडन साहब के कंट्रीब्यूशन को समझा, फिर स्वान साहब के कंट्रीब्यूशन को समझा, फिर उन्होंने साथ मिलकर क्या किया कोलैबोरेशन में ये जाना, फिर रुडोल्फ विर्को साहब ने क्या किया ये जाना। सारे तीनों के तीनों साइंटिस्ट की एक एक चीज, एक एक बात हमारे दिमाग में फिट हो गई है। इसको एनसीईआरटी में आप देखेंगे आपको हलवा लगेगा। अब आपको जेन्युइनली हलवा लगेगा कुछ है ही नहीं। आराम से देखिए सेल थ्योरी में कवि ने क्या कहा। 1838 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्क्लेडन साहब, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे और एक बॉटनिस्ट थे। और बॉटनिस्ट थे तो कई सारे प्लांट्स को इन्होंने देखा, और प्लांट को देख के इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के मिलकर बने होते हैं, और ये सेल आगे मिलकर टिश्यू बना रहे होते हैं। सर बात समझ में आ गई। 1838 के बाद 1839 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वान साहब, जो कि जूलॉजिस्ट थे, और ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। तो जिनके में ब्रिटिश लिखा हुआ है वो यहां पर काट के जर्मन लिख लीजिएगा। नई एनसीईआरटी में करेक्ट हो चुका है। अब ये अंग्रेज नहीं रहे, अब ये जर्मनी के हो चुके हैं। तो क्योंकि जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने अलग अलग प्रकार के एनिमल सेल्स पे रिसर्च करी, और एनिमल सेल्स में इन्होंने देखा एक पतली सी बाउंड्री होती है जिसको आज के दिन में क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन। तो इन्होंने सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की। उसके बाद इन्होंने प्लांट सेल को भी देखा, क्योंकि भाई प्लांट सेल भी देखने पड़ेंगे। इनको जिज्ञासा थी कि उसमें भी बाउंड्री होती है कि नहीं। तो इन्होंने देखा कि भाई प्लांट सेल में तो बल्कि एक और यूनिक बाउंड्री देखने को मिलती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो स्वान साहब ने अकेले ही हाइपोथेसिस दी। कोई पूछे हाइपोथेसिस किसने दी? सिर्फ और सिर्फ स्वान साहब ने। इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट और एनिमल मैंने देखे ये आपके सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने हुए या सेल्स के बने हुए नॉर्मली। इतनी हाइपोथेसिस इन्होंने दी। फिर स्क्लेडन और स्वान साहब ने साथ में हाथ मिला लिया, एक दूसरे के साथ ही हाथ बढ़ा लिया, एंड मिलजुल कर इन्होंने सेल थ्योरी दे डाली। इन्होंने कहा कि दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नए सेल्स आ कहां से रहे हैं, नए सेल कैसे बन रहे हैं। तो इसके बीच में छलांग मार के आए रुडोल्फ विर्को साहब, और 1855 में इन्होंने कह डाला कि नए सेल्स जो हैं पुराने सेल्स से ही, उनके डिवीजन से ही बनते हैं। ओमनिस सेलुला ई सेलुला इन्होंने कहा। तो इन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दे डाली, यानी सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर डाला। और दूसरी बात भी यहां ऐड हो गई कि दुनिया में जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं, डिवीजन से बने हैं। सर बात चमक गई, बात समझ में आ गई। इतनी बातों से संबंधित क्या हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाइयों? बता दो ना।
क्या हम सवालों पे छलांग मार सकते हैं इतने टॉपिक से संबंधित? टॉपिक बहुत आसान है, तो एक बार देख लेते हैं। आइए, ठीक है भैया, इस बार का सवाल है, फटाफट मार्क कर दीजिए। इस बार का सवाल है नीट 2026 रीनीट 2000 ओमनिस नीट रीनीट का सवाल है। व्हाट एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ स्क्लेडन एंड स्वान? स्क्लेडन और स्वान के नाम से क्या संबंधित है? इन्होंने क्या दिया था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला रूडोल्फ विर्को साहब ने दिया। सेल थ्योरी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप आगे पढ़ेंगे, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। न्यूक्लियस की जानकारी किन्होंने दी? आपके रॉबर्ट ब्राउन साहब ने दी। तो उत्तर क्या आ जाता है? सेल थ्योरी आ जाता है कि सेल थ्योरी का बेसिक एस्पेक्ट जो है स्क्लेडन और स्वान ने रख दिया था। तो मेरे भाई उत्तर होना चाहिए बी। आई एम एक्सपेक्टिंग 100%, मैं 99.9 भी नहीं लूंगा इस सवाल में, 100%, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल है। अगर पूरे नीट के सिलेबस में सबसे आसान सवाल आज तक कोई आया है जीवन में नीट में, वो ये सवाल है। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। आओ भैया चेक कर लेते हैं। मिस्टर बी, मिस्टर भूरा बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। अरे बाप रे, एसीपी प्रद्युमन को बुलाना पड़ेगा। स्क्लेडन और स्वान ने फिनाइल पी लिया है ये जवाब देख करके। क्यों भैया, क्या हो गया इस सवाल में ऐसा? ओमनिस सेलुला ई सेलुला अभी तो बताया कि विर्को साहब ने दिया, तो ये कहां से आ गया बीच में? कोई बात नहीं, लेट्स चेक। प्लांट डिफर, अच्छा अभी ये सवाल कर नहीं पाओगे, पूरा डिफरेंस हमने किया नहीं है। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, सवाल नंबर 3 कर लीजिए, जोश में आके नहीं मानना है, सवाल नंबर 3 करिएगा, है ना। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, कैसे से हो यार, आओ। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग साहब, आगे चल के पढ़ोगे जब क्रोमेटिन का जिक्र आएगा। लिवेनहॉक लिविंग सेल, रॉबर्ट हुक सेल या डेड सेल, दोनों आ जाएं तो रॉबर्ट हुक ही आंसर होगा। एंड रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, तो लिविंग सेल लिखा होता सिर्फ तभी लिवेनहॉक आंसर आता, अदरवाइज सेल या डेड सेल लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रॉबर्ट हुक हम सीधा सीधा मार्क कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है गुरुदेव, बात समझ में आ गई। उत्तर हो जाता है मिस्टर सी। टेंशन परेशानी की कोई बात नहीं है, इसको हम लोग मार्क कर दे रहे हैं लगभग 80%। भाई बहुत कबाड़ा है तुम्हारा तो। लिवेनहॉक कहां से आ गए? सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, लिविंग सेल अलग से थोड़ी लिखा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग बेहतर होते चले जाएंगे, इसी आस में जिंदा हूं मैं। ठीक है, इसमें गड़बड़ी मत करना, टाइम ले लो। स्वान साहब ने देखा कि मेरे भाई कुछ सेल्स जो है इनके ऊपर एक पतली सी लेयर है जिसको आज क्या कहते हैं हम लोग। उन्होंने कौन सी पतली लेयर की डिस्कवरी करी थी? स्वान साहब ने कौन सी पतली लेयर की डिस्कवरी करी थी बताओ। उन्होंने सेल वॉल के लिए कहा इट इज यूनिक इन प्लांट सेल्स, लेकिन जिस पतली लेयर की, थिन मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखवाया था अगर याद हो तो, कौन सी पतली लेयर की इन्होंने डिस्कशन की थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की थी। सेल वॉल तो है ही नहीं, तो आंसर बड़ी आसानी से निकाल लोगे, कोई कंफ्यूजन का सोर्स यहां पे है ही नहीं। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन तो सारी की सारी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। इन्होंने सेल मेम्ब्रेन की बात की है स्पेसिफिकली, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो एपिथेलियल सेल के नीचे रहती है अलग चीज है। टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, अलग ही चीज है ना। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका? सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ और है ही नहीं। मिस्टर बी बिकम्स द राइट आंसर। आसान सवाल, आसान जवाब, 94%। अच्छा कर दिया है, वापस लौट आए हैं शेर और चीते मैदान में, बहुत अच्छी बात है। आइए चल जाओ गुरु। हाँ, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? अब इसमें तो कम से कम 95% तो आई कैन एक्सपेक्ट। अभी आज ही पता लगेगा कि कितनी एक्सपेक्टेशन रखना लाजमी है इस बैच में शुरू में, बाद में तो चीजें सेट हो जाती हैं जब आप घुलोगे मिलोगे हमारे साथ। पोल नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप पोल के रिजल्ट को हैम्पर नहीं करोगे। अगर पोल नहीं आ रहा आपके पास, जो पोल में पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ वही इसको हैम्पर कर सकते हैं और कोई नहीं। यस, ओमनिस सेलुला ई सेलुला इज अ जनरलाइजेशन गिवन बाय, किसने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला? ये प्यारे शब्द छंद किसने कहे? विर्को साहब ने कहे, वीर विर्को ने कहे ये शब्द, जिससे कि इनकी सेना की छाती फूल करके, सीना फूल करके जॉन सीना हो गया। इन्होंने अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, सबके गंडासे हाथ में आ गए और सब लड़ने दौड़ पड़े, सरपट दौड़ गए मैदान में दुश्मनों को चीथड़े उड़ाने के लिए। इतने मोटिवेटिंग शब्द थे ये। मुझे मोटिवेशन की जरूरत है अभी तो। ठीक है, ये सवाल सेम है। आप देखो मैं सवाल की स्टेटमेंट चेंज करके लेके आया हूं, देखते हैं कितना होता है। अभी इसमें 89 है, इसमें देखते हैं। हु प्रपोज्ड द थ्योरी दैट स्टेट्स ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल? सिंपल सी बात है, ओमनी सेलुला ई सेलुला को तो घुमा के लिख दिया है, तो उत्तर क्या आएगा? मिस्टर वीर को ही आएगा।
वीर विरको इज द राइट आंसर अगेन, है ना। आपको जान करके मस्त एक चीज लगेगी, थोड़ा वैसे बता दे रहा हूं आइडिया के लिए, अगर लिखना चाहो तो अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो। ये तीनों साइंटिस्ट ही जर्मनी के थे, जर्मनी से इनका बहुत बढ़िया रिश्ता था। स्क्लेडन जर्मनी, स्वान को भी ब्रिटिशर थे, लात मार के जर्मनी भगाया, और ये जो थे विरको, मिस्टर वीर विरको, ये भी जर्मनी के थे। तो कभी कोई पूछ ले, अगर कोई क्वेश्चन बनाए ही दे दिमाग लगा के, किन तीनों में कॉमन क्या है सेल थ्योरी के अलावा, तो तीनों एक तो सेल थ्योरी से एसोसिएटेड है, दूसरा भाई भाई थे, आस पड़ोस में ही रहते थे, एक ही मोहल्ले में खेला करते थे बचपन में, सारे ही जर्मनी के थे। यस यस 93%, वेरी गुड। 4% लोगों की आंखें खुल गई हैं, ठीक है। सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, सेल थ्योरी के जो पोस्टुलेट थे वो क्या क्या हैं? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये पोस्टुलेट नंबर 2 है जो कि आपका विरको साहब ने दिया। कंप्लीट सेल थ्योरी की बात हो रही है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सही बात है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये स्क्लेडन स्वान ने कहा। ऑल सेल्स आर लिविंग, ये बात सत्य है कि यहां जो हमारी बॉडी में सेल्स है वो लिविंग होंगे, पर इसका सेल थ्योरी से लेना देना नहीं। अब बात तो ये भी सत्य है कि हमारे नोटों पे महात्मा गांधी की फोटो होती है, पर वो यहां पे सही बात है, लेकिन आंसर तो नहीं है ना। तो हमेशा समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि पूछा क्या है। सेल थ्योरी पूछा है, सेल थ्योरी से इस बात का रेलेवेंस नहीं है, बात सत्य है पर सेल थ्योरी से इसका लेना देना कोई नहीं। तो उत्तर क्या आ जाएगा? मिस्टर चौथा आ जाएगा, मिस्टर डी, मिस्टर डॉक्टर बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। गुरुजी हम लोग इसको मार्क कर देंगे और जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। यस, लगभग 89% बालकों ने सही कर दिया है, वेरी गुड। आइए अब मैं आपको थोड़ा सा खिलाता हूं बायोलॉजी के साथ। कुछ अलग अलग अड़ंग सड़ंग चीजें हैं जो बायोलॉजी में दे रखी हैं। अरे बंद हो जाओ भैया, एक तो ये नया बोर्ड है, हैंग हो रहा है बहुत, है ना। थोड़ा शुरू शुरू में ये हमारे सब्र का इम्तिहान लेगा। मैंने फॉर्म भरा नहीं है फिर भी मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है ना। ऐसे बोलते हैं ना, वक्त खराब चल रहा होता है तो भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। कौन सी परीक्षा? मैंने तो कोई फॉर्म नहीं डाला। भगवान जी मैं ही क्यों? और ये जो परीक्षा है इसका रिजल्ट कब तक आता है? भगवान ये परीक्षा लीक तो नहीं होती ना, कहीं इसमें भी कोई और ही पहुंच के मेरी मेहनत का फल मुझसे पहले ही चटका दे, है ना। पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है, क्या पता भगवान जो परीक्षा लेते हैं वो भी लीक हो रही हो, है ना। आइडिया नहीं है। आ जाओ भाई, नोट्स ब्लूर हैं। दोस्तों कई बार कक्षा में नोट्स ब्लर हो जाते हैं, इसीलिए मैं एक मास्टरमाइंड होने के नाते मेरा ये फर्ज था कि मैं अपने नोट्स एक किताब के फॉर्मेट में बच्चों तक पहुंचाऊं। मेडिजी एक किताब है बॉटनी की, एंड सटल प्रमोशन बीच बीच में चलता रहे तो बेहतर है। मैं लिखवा रहा हूं ना, मेरे साथ साथ लिखते रहो यार। इसमें ब्लर क्या है? क्या ब्लर? एक एंड में ना एक गियर सा बना रहता है, ऐसा सा, है ना, ऐसा सा गियर बना रहता है। इसको सेटिंग कब है? हमारे जीवन में यही सेटिंग है बस एक, है ना। इस पे क्लिक करें और उसके बाद ऐसे आएगा 144p, 360p, 720p, 1080p। उसमें हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे जाएं, गुड क्वालिटी वीडियो पे, तो ब्लर नहीं दिखेंगे। अब ये टेक्नोलॉजी सिखाना मेरा काम थोड़ी है, इतना थोड़ी पगला गए हम, कुछ तो खुद भी करोगे। मास्टर यहां पे बैठ के ऐप थोड़ी चलाना सिखाएगा कि गुरुजी एक बार ये भी बता दीजिए कि फोन कैसे हैंग हो रहा है, मेरा फोन बीच में रिबूट कैसे होता है। ये मैं थोड़ी करूंगा। कैसे से हो भाई? कैसा है जीवन तुम्हारा, बता दो ना। ये कौन सी बात है? आ जाओ। साउंड इशू मेरे भाई, हेडफोन यहां लगते हैं, यहां नहीं लगते। यहां लगाओगे बढ़िया आवाज आएगी। घर वालों से पूछ लेना कैसे लगाए जाते हैं। घर में कोई तो समझदार व्यक्ति होगा, मुझे उम्मीद है कि तुमसे तो सभी समझदार होंगे। तो किसी भी आदमी से जाके पूछोगे कि मम्मी मम्मी, पापा पापा, ये यहाँ साउंड के लिए, अच्छे साउंड के लिए यहाँ लगाऊं क्या मैं ईयरबड? तो सब बोलेंगे हाँ। यहां से निकाल के पहले 4 चमाट मारेंगे तुम्हारे मुंह पे और उसके बाद सही जगह दिखा देंगे तुम्हें ईयरबड की। तो अच्छे से दिखाई दे जाता है जीवन में क्या चलता रहता है ना। आओ आ जाओ भाई। अब क्या करते हैं, कुछ डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं भाई दुनियादारी में। दुनिया में अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, दुनिया में जितने भी सेल्स हैं, दुनिया में जितने भी सेल्स हैं या दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको 2 तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो हम कहते हैं सेल ऑन द बेसिस ऑफ
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दो प्रकार के सेल्स हम लोग मान लेते हैं, एक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, एक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात करेंगे। आप सभी ने टॉपिक सही गेस कर लिया होगा। तो सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यस गुरुजी। तो दो प्रकार के सेल्स हमारे पास हो सकते हैं, कौन कौन से? बच्चा बच्चा जानता है गुरुजी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। दो प्रकार के सेल हमारे पास होते हैं, एक होगा क्या आपका मिस्टर प्रोकैरियोटिक और एक होगा यूकैरियोटिक। दोनों के नाम लेते हैं और फिर इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ना समझना स्टार्ट कर रहे होंगे। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, खोपड़ी पे नारियल का तेल लगा के सबसे पहले इसके नाम में घुसेंगे। एंड दूसरा हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब पता है एक की तारीफ में ना दूसरे की बेइज्जती छुपी होती है। डिफरेंसेस में जब हमने बीच में लाइन खींच दी, एक्चुअल में ये जो लाइन है ना ये औकात दिखाती है ना। एक के बारे में तारीफों के पुल बांधे जाएंगे, एक के बारे में तारीफों के पुल बांधे जाएंगे और दूसरे की घनघोर बेइज्जती होगी। जैसे यहां पर यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू यानी सच्चा, और कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी यहां सच्चा न्यूक्लियस पाया जाएगा, अच्छा न्यूक्लियस पाया जाएगा। अच्छा न्यूक्लियस जिसकी मेम्ब्रेन अवेलेबल हो, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर देखने को मिलेंगी। तो पहली बात आपने यहां पे क्या लिख दी? पहली बात आपने ये लिखी कि हियर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। करेक्ट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? यहां पर आप कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर का जो कवर है यानी मेम्ब्रेन जो है ये प्रेजेंट है। ये बात हमने देखी। ठीक है, इसकी तो तारीफ कर दी, वाह 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 वाह, इसमें तो सब कुछ पाया जा रहा है। यहां पे प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी टुच्चा, बेकार किस्म का प्रिमिटिव कैरी ऑन है यहां पे, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? अब इसकी बेइज्जती करेंगे, इसकी बेइज्जती करेंगे, घनघोर। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसको बोल दिया भाई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है तुम्हारे अंदर, है ना। और यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अगर एब्सेंट है तो आप कह देंगे कि यहां पर न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी। ठीक है, और क्या क्या एब्सेंट होगा इसमें? सर ये है प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होगी, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यहां पे नहीं पाई जा रही होगी, ये एब्सेंट होंगी। जबकि यहां अगर आप देखें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाई जा रही होंगी। ऐसी ऑर्गेनेल्स जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है ये सेल के अंदर देखने को मिलेंगी, बिल्कुल देखने को मिलेंगी। यहां पर आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। लाइक कौन कौन सी हो जाएंगी खुद बता दीजिए भाई। न्यूक्लियस पे भी मेम्ब्रेन है, यहां पे न्यूक्लियर एनवेलप भी पाए जा रहे हैं, यहां नहीं पाए जा रहे थे, है ना, तो न्यूक्लियस भी हो जाएगा। न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अभी ईआर लिख लो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को अभी जीसी लिख लो। इसके अलावा वैक्यूल पाया जाएगा, ट्रू वैक्यूल पाया जाएगा। इसके अलावा माइक्रोबॉडी पाई जाएगी, जैसे पेरोक्सिसोम पाया जाएगा। इसके अलावा लाइसोसोम वगैरह पाए जाएंगे। ये सारी चीजें पाई जा रही होती है एक यूकैरियोटिक सेल में, एक प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जा रही होती। गुरुजी बात एकदम समझ में आ जाती है, टेंशन परेशानी दिक्कत दंगा पंगा कुछ है नहीं। करेक्ट, करेक्ट है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सब देखने को मिल सकता है, यहां प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल में सर कुछ तो होता होगा, कुछ तो होता होगा।
तो यहां पर होता है ना, यहां पर आप क्या कह सकते हैं, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, क्योंकि राइबोसोम्स पे कोई मेम्ब्रेन होती नहीं। अगर राइबोसोम पे मेम्ब्रेन होती तो पाया थोड़ी जा रहा होता प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो यहां ही नहीं। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। राइबोसोम्स कैसे होते हैं यहां पर, क्या मेरा कोई शेर बताना चाहेगा? सर प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं, और दुनिया के किसी भी राइबोसोम की दो सब यूनिट होंगी, एक लार्ज एक स्मॉल, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई जैक, ओए मैं आ गया हूं दुनिया का पापा बनने, और एक छोटा भाई ऑगी, भैया भैया मुझे भी साथ ले चलो। तो यहां पर क्या है आपका 7 इज एन ऑड नंबर, तो इसमें 50S सब यूनिट होगी, 5 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, यहां पर 30S होगी, दिस इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। ये कोई वजन नहीं है जो डायरेक्टली प्लस हो जाए, ये डेंसिटी है, तो 50 प्लस 30 को जोड़ने पे 70 आता है। कैसे आता है ये मैं आपको राइबोसोम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी बस लिख लो। तो ये आपका राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, जो कि आपके क्या होते हैं, 70S होते हैं। एंड ये क्यों पाए जाते हैं? बिकॉज दे आर मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस। तुम्हारे में और राइबोसोम में कुछ तो सिमिलर है, ये मेम्ब्रेनलेस तुम ब्रेनलेस। देखा, बीच बीच में बेइज्जती चलती रहनी चाहिए। आओ मेरे भाई, राइबोसोम्स यहां भी पाए जाएंगे, राइबोसोम यहां भी पाए जाएंगे। अब जो चीज प्रोकैरियोट में है वो यूकैरियोट में तो होगी ही होगी, बिल्कुल होगी गुरुजी, कोई नहीं टाल सकता इस बात को। तो यहां पर दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, आपका 80S होता है ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो 80S है ऑन साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो बैठा हुआ है राइबोसोम वो कौन सा है, 80S। और 8 एक इवन नंबर है, तो इसकी सब यूनिट्स कैसी होंगी, 60S एंड 40S। 6 एंड 4 आर बोथ इवन नंबर्स, 60S सब यूनिट बड़ी है एंड 40S सब यूनिट छोटी है, स्मॉल है। सर बात समझ में आ गई। और यूकैरियोटिक सेल में आपका 70S राइबोसोम भी पाया जाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल हैं, यानी इनके पास खुद का राइबोसोम होता है, ये खुद के प्रोटीन बना सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, आगे बताऊंगा मैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम होता है, सेम प्रकार की चीजें पाई जा रही होगी 70S में, 50S एंड 30S। करेक्ट, करेक्ट है सर। यह है आपका राइबोसोम, यह है आपका राइबोसोम। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यहां है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, यहां है। राइबोसोम टुच्चे लेवल का, छोटे साइज का, यहां बड़े साइज का पाया जा रहा है, टुच्चे लेवल वाला भी है, यह हमें देखने को मिला। दीज आर मेन डिफरेंसेस बिटवीन अ यूकैरियोटिक सेल एंड अ प्रोकैरियोटिक सेल। अगर आप बात करें एक एग्जाम्पल की, तो मैं अगर एक ही एग्जाम्पल लिख दूं यहां पर मेरे शेरों, एक ही एग्जाम्पल लिख दूं कि जिसमें दुनिया के सारे प्रोकैरियोटिक सेल कवर हो जाए, ऐसी किंगडम का नाम मैं क्या लिख दूंगा? सर किंगडम मोनेरा एक ऐसी किंगडम है जिसमें दुनिया के सारे प्रोकैरियोट्स को इकट्ठा करके ठूस दिया है मैंने। यस यस, दुनिया के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा करके मैंने एक ही किंगडम में ठूस दिया है, एक ही किंगडम चीन टपाक डमडम बना दी है मैंने यहां पर, जिसका नाम है मोनेरा। इसमें दुनिया के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं, एंड यहां पर एग्जांपल क्या हो जाएगा? ऑल रेस्ट किंगडम्स, ऑल रेस्ट किंगडम्स। मोनेरा को छोड़ के प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमल, सारी की सारी जो किंगडम है ये यहां आ जाएंगी, आ जाएंगी। याद रखने की जरूरत नहीं है कोई एग्जांपल, इसमें अपना एग्जांपल लिख लो, किसी का भी लिख लो, जो आपको मर्जी आए वो लिख सकते हो। करेक्ट है। तो किंगडम मोनेरा के जो भी मेंबर्स आएंगे, यानी बैक्टीरिया वगैरह, वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल लेके बैठे होते हैं, एंड यूकैरियोटिक सेल जो है बाकी सारी किंगडम्स में, मोनेरा को छोड़ के दुनिया की जितनी किंगडम्स हैं, आपको आगे चल के मैं बताऊंगा अभी आने वाले चैप्टर्स में, तो ऑटोमेटिकली ये चीज याद होती चली जाएगी, टेंशन परेशानी वाली बात है नहीं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, और भी डिफरेंसेस आते चले जाएंगे आगे। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको यहां मैं पढ़ाऊंगा इंक्लूजन बॉडीज के बारे में, जो इसमें यूनिक है, कहीं और नहीं पाई जाती, सिर्फ प्रोकैरियोट में ही पाई जाती है। मैं आपको बताऊंगा मीजोजोम के बारे में, जो सिर्फ यहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता। मैं आपको बताऊंगा यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में, जो वहीं मिलते हैं, यहां नहीं मिलते। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी डिस्कसिंग, बट आगे चल के, अभी पढ़ाएंगे कंफ्यूज हो जाओगे, अभी बेसिक नॉलेज उठानी है इस चैप्टर के अंदर, थोड़ा आगे अभी प्रोकैरियोटिक सेल आएगा, अगले लेक्चर से ही हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को स्टार्ट कर देंगे, तो बहुत डिटेल में सारी बातें पढ़ेंगे हम लोग। देखो मेरे भाई,
प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी लोअर लेवल का, यानी यहां लोअर लेवल का न्यूक्लियस पाया जाएगा, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहां नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यहां पर नहीं होती। राइबोसोम भी 70s होगा, छोटे साइज का होगा। बात समझ में आ गई सर? यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी देखने को मिल रही हैं, और राइबोसोम यहां पर 70s भी हो सकता है, और बड़ा वाला यानी 80s भी होगा, हायर लेवल वाला भी होगा। सर इतनी बातें हमको समझ में आ जाती हैं, कोई टेंशन दिक्कत परेशानी यहां तक हमको नहीं है। करेक्ट है? इतनी बातें सारे शेरों को समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई? करेक्ट? करेक्ट है। अब थोड़ा सा गहराई में घुसते हैं, अब थोड़ा सा और इधर उधर जो है बाण चलाते हैं, और बढ़िया तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक की चीजें समझ में आई है? आर जो है बेसिकली वही तो साइटोप्लाज्म में लेके बैठा है, राइबोसोम। करेक्ट? एनवेलप का मतलब यहां पर मेम्ब्रेन से ही है। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियर का कवर। एनवेलप क्या होता है? लिफाफा बोलते हैं ना हिंदी में, लिफाफा यानी कवर, जिसके अंदर कुछ डाला हुआ हो। तो न्यूक्लियस के मसाले को कवर कौन कर रहा है? न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह लो। ठीक है, आ जाओ। अब थोड़ा सा डिस्कशन, अब हमने प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट बेसिक लेवल पे पढ़ा, तो थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं और चीजों के बारे में भी, प्लांट और एनिमल सेल के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, है ना भाई? प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल भी पढ़ लेते हैं। अब इतना कंपैरिजन चल ही रहा है, तो ये भी कर लेते हैं एक बार। करेक्ट? तो प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, यस, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, ये भी जान लेते हैं, क्योंकि आगे जानना है हमको। अभी जान के खत्म करो भाई, आगे की टेंशन आज ही खत्म कर सकते हैं तो कर देते हैं। अच्छे बच्चों की यही तो पहचान है। यस गुरुजी, आपने हमें अच्छा बच्चा कह दिया है, अब हम जी जान लगा देंगे, अब हम आपको दिखाएंगे एक बेहतरीन छात्र बनके। दिखाओ भैया। अगर आप प्लांट और एनिमल के बीच में डिफरेंसेस नोट करना चाहते हैं, जैसा एक बालक लिख भी रहा है, और कईयों ने, क्योंकि ये ट्रिक बड़ी फेमस है, ये हमारी ही बनाई हुई ट्रिक है, इसको हम कहते हैं CCCC। अरे गुरुजी, ये तो बड़ी खतरनाक ट्रिक लग रही है। आओ पढ़ के देखते हैं, समझ में आ जाएगा खतरनाक है कि नहीं। पहले सी का मतलब है सेल वॉल। क्या हमारे स्वान भैया ने यह बात हमें पहले ही बता दी थी कि प्लांट सेल जो है इनमें सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती? प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या यह बात हमारे स्वान भैया ने हमें पहले ही बता दी थी? बिल्कुल सर, इन्होंने रिसर्च की थी अलग अलग प्लांट और एनिमल सेल पे। जब इन्होंने एनिमल सेल को देखा तो इन्हें पता लगा कि भैया यहां सेल मेम्ब्रेन है, सबसे आउटर लेयर। तो आप क्या कह सकते हैं यार? सेल मेम्ब्रेन इज डीलिमिटिंग बाउंड्री। डीलिमिटिंग मतलब यही लिमिट कर रही है, बस इसके ऊपर कुछ और नहीं है। डीलिमिटिंग बाउंड्री एनसीईआरटी की लाइन है, डीलिमिटिंग बाउंड्री। यस, यानी यही लिमिट कर रही है आपके एनिमल सेल को, यही लिमिट तैयार कर रही है कि यहीं तक एक एनिमल सेल है, दिस इज द आउटर बाउंड्री, इसके ऊपर कोई सेल वॉल वगैरह नहीं है। तो सेल वॉल एब्सेंट है आपके यहां पर एनिमल सेल के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सी फॉर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नाम में आ रहा है प्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक टाइप का प्लास्टिड है, एक टाइप का प्लास्टिड है। तो मेरे भाई प्लास्टिड कहां पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाएगा? जो खाना बनाएगा, बाबू के लिए खाना कौन बनाएगा? प्लांट बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड प्रेजेंट, या प्लास्टिड प्रेजेंट। करेक्ट? करेक्ट। जबकि दूसरी जगह अगर आप देखेंगे एनिमल के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड आपको देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा सर, हम हेट्रोट्रॉफिक हैं, हम अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, तो हमारे अंदर ये एब्सेंट हो जाएंगे। सर बात समझ में आ गई। तीसरा जो आपका सी है, इसका मतलब है सेंट्रल वैक्यूल, यानी वैक्यूल सेंटर पे पाया जाना चाहिए। सेंट्रल वैक्यूल यानी वैक्यूल एकदम सेंटर पे मिले, सेल के बीचों बीच मिले, न्यूक्लियस को लात मार के हम कोने में सिखा दें, एकदम कोने में खड़ा कर दें, तो सेंट्रल वैक्यूल यानी बड़े साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है। जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल होगा
लेकिन छोटे साइज का होगा, छोटे साइज का होगा तो सेंट्रल वैक्यूल नहीं पाया जाएगा, सेंटर पे नहीं होगा, बड़े साइज का नहीं होगा कि न्यूक्लियस को ही टरका दे भैया कोने में, इतना बड़ा नहीं होगा, इतनी औकात नहीं है। यस। एंड चौथी सबसे जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आपका सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाए जा रहे होते हैं, यहां उल्टा है, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। ये भी आपके राइबोसोम की तरह मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो क्या सर ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन लेस, लेकिन ये सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं दुनिया में, और कहीं सेंट्रोसोम देखने को नहीं मिलते। दे आर मेम्ब्रेन लेस, दे आर दे हेल्प इन एनिमल सेल डिवीजन। जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम सेल साइकिल सेल डिवीजन, तो इस बारे में चर्चा करेंगे। ये एनिमल के सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे होते हैं, तो इसीलिए सेंट्रियोल सेंट्रोसोम जो मेम्ब्रेन लेस हैं वो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जा रहे होते हैं। अगर आप यहां देखेंगे तो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम आर एब्सेंट, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम आर एब्सेंट। प्लांट के अंदर ये एब्सेंट है एंड यहां पर ये प्रेजेंट है। देखो यार, आप पढ़े लिखे बच्चे हो और आप पे मुझे पूरा भरोसा है, तो क्या हम एक और सी यहां पर लिख दें जो कि आगे हमें काम आने वाला है? क्या उस एक सी के चीथड़े हम आज ही उड़ा दें? अगर हम इस ट्रिक को और पावरफुल कर लें तो क्या मैं यहां पर एक और सी लिख सकता हूं जो आज आप सिर्फ सुन लो, आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस एक सी का मतलब क्या है? कोलेस्ट्रॉल, छोलेस्टेरॉल। जब आप मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे तो क्या एनिमल मेम्ब्रेन में मैं आपको कोलेस्ट्रॉल बना के दिखाऊंगा? यस। तो यहां पर अगर आप देखें तो कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या यहां पर कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है? मिलता है गुरुजी। लेकिन अगर आप देखें यहां पर प्लांट के केस में, अगर आप देखें यहां पर प्लांट के केस में, तो आपका कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है क्या? बिल्कुल सर, एब्सेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल देखने को नहीं मिल रहा होता। इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्लांट्स, इट इज कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन सेल मेम्ब्रेन। अदर स्टेरॉल्स आर प्रेजेंट। अलग अलग प्रकार के स्टेरॉल्स होते हैं, जैसे कोलेस्टेरॉल, स्टिग्मास्टेरॉल, कॉम्पेस्टेरॉल, अदर स्टेरॉल्स आर प्रेजेंट। तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, लेकिन कुछ और हो सकता है, लाइक स्टिग्मास्टेरॉल। अब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तो हम फूल में पढ़ते हैं, प्लांट में ही पढ़ते हैं, तो स्टिग्मा शब्द हमें याद भी रह जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर और स्टिग्मास्टेरॉल प्लांट के अंदर। तो सी फॉर कोलेस्ट्रॉल यहां है और आपके प्लांट में नहीं है। तो सी फॉर सेल वॉल प्लांट में पाई जा रही है, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जा रहा है, सेंट्रल वैक्यूल प्लांट में पाया जा रहा है, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम एनिमल में पाया जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल एनिमल में पाया जा रहा है। मजा आ गया गुरुजी? गुरुजी मजा आ गया, गुरुजी मजा आ गया। अब आप हमें एक टिपिकल सेल बता दो ना, कि टिपिकल एनिमल सेल क्या लिखा हुआ है प्लांट के अंदर? टिपिकल एनिमल सेल कौन सा है? टिपिकल प्लांट सेल कौन सा है? पहले ये बताइए। प्लांट सेल एक ऐसा सेल जो आसानी से पकड़ में आ जाए, जिससे हम प्लांट को पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं, वो क्या है? यह है अनियन पील सेल। प्याज को छीलो, अनियन पील निकालो और आसानी से उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो, बहुत इजीली अवेलेबल होता है। यस। लेकिन अगर आप बात करें टिपिकल एनिमल सेल की, अगर आप बात करें टिपिकल एनिमल सेल की, तो टिपिकल एनिमल सेल जो है ये कौन सा हो जाएगा? टिपिकल ह्यूमन सेल कौन सा हो जाएगा भैया? ह्यूमन चीक सेल। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा 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 करते ही गाल से सेल निकाल लिया, बोला हे मुझे पता था जॉनी तूने चीनी नहीं खाई, लेकिन फिर भी तेरी हा 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 बहुत जरूरी थी मेरे लिए, क्योंकि जैसे ही तू अपना मुंह फाड़ेगा तेरे जबड़े में हाथ डाल के निकाल लूंगा मैं तेरा चीक सेल, क्योंकि मुझे एनिमल सेल पे ऑब्जर्वेशन करनी है, माइक्रोस्कोप में देखना है मुझे एनिमल सेल को। तो मैं तेरी हा 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 का ही इंतजार कर रहा था। उसके बाद कभी जॉनी भाई ने हा हा नहीं किया। उस दिन आखिरी बार हाहाकार मचाया था जॉनी भाई ने। यस यस,
आओ मेरे शेरों, ये हैं आपके ऑलमोस्ट सारे डिफरेंसेस। इनफैक्ट इतने डिफरेंसेस तो एनसीईआरटी में है भी नहीं। ये तो हमने कोलेस्ट्रॉल फोलेस्ट्रॉल सब डाल दिया भाई, पूरा मिला जुला कर। यस गुरुजी, बात समझ में आ गई है, इससे ज्यादा समझ में आ भी नहीं सकती। यही है जो है जीवन का सार है ये। यस यही है गुरुजी, बस यही है। जॉनी जॉनी एक दुख कथा सुनाई है गुरुजी ने ठीक है सर, एनिमल सेल और प्लांट सेल भी समझ में आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी बेसिक ही तो है, 5 सी बताए मैंने, सी 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 सी। सी का मतलब सेल वॉल, प्लांट में होती है, हम में नहीं होती, हमें पहले से पता है। दूसरा क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में होता है, वो खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक है, हम नहीं बना सकते, हमारे अंदर नहीं है, पहले से पता है। तीसरा सेंट्रल वैक्यूल, यानी बीच में वैक्यूल पाया जाएगा, तो न्यूक्लियस कोने में। एनिमल सेल में न्यूक्लियस बीच में होता है, वैक्यूल छोटा सा होगा कोने में। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है आपका यहां पर सेंट्रियोल सेंट्रोसोम, जो एनिमल सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। मेम्ब्रेनलेस है, तो ये नहीं सोचना है कि मेरे भैया ये तो सब में पाया जाएगा, मेम्ब्रेनलेस है, ये सिर्फ एनिमल सेल की खास चीज है। सेंट्रोसोम यहीं पाए जाते हैं, तो कहीं और नहीं पाए जा रहे होंगे। एंड कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल में होगा एंड प्लांट के अंदर नहीं होगा। सर वेरी बेसिक, वेरी वेरी बेसिक। यस यस गुरुजी, बात समझ में आ गई, गुरुजी बात समझ में आ गई। इन बातों को अगर हम देख डालें एनसीईआरटी के अंदर तो और मजा आ जाएगा क्या गुरुजी? देखते हैं भैया, जनरल जनरल बातें हैं। देखो, हमने अनियन पील सेल को टिपिकल प्लांट सेल कहा एंड ह्यूमन चीक सेल को टिपिकल एनिमल सेल कहा, हमें यह बात पता है। और इसके बाद हमने अभी कुछ छेड़ा नहीं है स्लाइड से। हमने कहा यूकैरियोटिक सेल्स जो है इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे ईआर हमने कहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को जीसी कह दिया था, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, माइक्रोबॉडीज है, वैक्यूल है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाई जा रही होती हैं। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, तो ये हर जगह देखने को मिलता है, सारे सेल्स में मिलता है, चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सब में मिलता है। तो इनफैक्ट यूकैरियोटिक सेल में तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ये देखने को मिल रहा होता है 70s टाइप का। एनिमल सेल में कुछ खास होता है मेरे दोस्त, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड आपकी ऑर्गेनेल होती है सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करती है, कहीं और ये देखने को नहीं मिल रही होती। ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है, इतनी बातें हमने पूरी पढ़ ली हैं एंड टू एंड। यहां पर एक टिपिकल सेल का हम लोग स्ट्रक्चर बना के कुछ कुछ बातें और लिख सकते हैं, कुछ कुछ बातें और लिख सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ मेरे यारों, आराम से सुनना। अगर मैं यहां पर, भैया टच हो जाओ, आज टच हो जाओ, हाँ, अगर मैं यहां पर कहूं आपको एक छोटी सी चीज कि एक सेल में यूनिवर्सल चीज क्या होती है, एक कुछ ऐसी चीजें जो दुनिया के हर सेल में पाई जाएंगी, यूनिवर्सल थिंग्स इन सेल, थिंग्स इन सेल। समझ लो एक ऐसा सेल मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, जहां मैं आपको समझाऊं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिना सेल तैयार ही नहीं हो सकता। दुनिया के हर सेल में यह चीज तो मिले ही मिले, कोई नहीं रोक सकता इन चीजों को किसी सेल में मिलने के लिए। तो हम क्या करते हैं, दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट सेल बनाते हैं। अगर कोई चीज दुनिया के सबसे सिंपल सेल में पाई जा रही है तो बड़े बड़े सेल्स में तो मिलेगी ही, ठीक है। तो अब आपने कहा कि गुरुजी सबसे सिंपल सेल बनाओ, मैंने बोला नहीं यार, मेरी मम्मी मारती है, अगर मैं सिंपल सेल बनाता हूं ना तो मेरी मम्मी डांटती है यार मुझे, सर प्लीज बना दो ना। नहीं यार, नहीं, मेरे को शर्म आती है सिंपल सेल बनाते हुए, इतना बड़ा बायोलॉजिस्ट सिंपल सेल बनाएगा, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सर बना दो सर प्लीज। नहीं भाई नहीं, सर प्लीज, नहीं भाई नहीं, सर प्लीज, नहीं भाई नहीं भाई, सर प्लीज, ये लो यार तुम्हारे लिए ये सेल बना देता हूं। इससे सिंपल, इससे चिंदी, इससे घटिया सेल क्या पूरे जीवन में तुमने कभी देखा है? नहीं गुरुजी, इससे बेकार दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे चंपू सेल अगर कोई होता तो वो यही होता। लेकिन इसमें भी दो चीजें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली चीज एक बाउंड्री जो कि है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो हमारे पास भी नहीं है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ सेल वॉल ऑल द टाइम। सेल मेम्ब्रेन और अंदर का ये जो मसाला है जिसे हम कहते हैं सेल का प्लाज्मा, सेल में भरेला पानी, ये दो चीजें तो पक्का दुनिया के हर सेल में होंगी। मैं कह रहा इससे टुच्चा तुम क्या ही बना दोगे जीवन में। सेल के नाम पे अगर तुमने ये भी बनाया, इससे खराब हम क्या बना सकते हैं सर? कुछ भी तो नहीं। अर्थात सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर ऑर्गेनेल में आप पूछो यूनिवर्सल क्या हो सकती है, तो राइबोसोम भी हो जाएंगे।
राइबोसोम भी हो जाएंगे भैया, राइबोसोम बना दो यहां पे। अब ये तीन है, इनके बिना तो सेल नहीं है। मेन है आपका सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, इसके बिना तो सेल हो ही नहीं सकता, दुनिया का कोई सेल नहीं हो सकता। तो अगर आप यहां पे सेल बना दें, यहां पे अगर आप सेल बना दें, तो इस सेल में दो चीजें तो आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। पहली चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है ये है साइटोप्लाज्म। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है ये क्या हो जाएगी, यहां पे बना दो चुटका सा, राइबोसोम। कि ऑर्गेनेल में अगर पूछो यूनिवर्सल ऑर्गेनेल कौन सी है तो राइबोसोम। ये तीन हो जाएंगे गुरुजी, बिल्कुल हो जाएंगे। दीज आर यूनिवर्सल थिंग्स इन अ सेल, दीज आर यूनिवर्सल थिंग्स इन अ सेल, करेक्ट। अब मेरे भाई मैं एक छोटी सी चीज यहां पर आपको और बता देता हूं। लेट्स टॉक अबाउट ओवरव्यू ऑफ ए सेल, लेट्स टॉक अबाउट ओवरव्यू ऑफ ए सेल। अगर मैं एक सेल बनाऊं यहां पे, एक और घटिया सा सेल बना दूं मैं, और छोटी मोटी चीजें यहां पर बताने स्टार्ट करूं आपको, तो ओवरव्यू ऑफ ए सेल में क्या मैं यहां पर मेन मेन बातें आपको बता सकता हूं कि एक सेल में क्या होता होगा। जनरल सेल बना रहा हूं मैं, इसमें सब कुछ नहीं करूंगा, मैं इसमें सब कुछ नहीं बनाऊंगा, यस। लेकिन मेरे भाई अगर मैं इसमें एकदम जनरल लेवल की चीजें बताऊं आपको, एकदम जनरल लेवल की, तो अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो क्या इसमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, सर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अगर ये एक यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा गुरुजी। और न्यूक्लियस में बीच बीच में क्या होते हैं, छेद होते हैं, न्यूक्लियस में बीच बीच में छेद होते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस में बीच बीच में छेद देखने को मिलते हैं, इन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। यस यस गुरुजी, बात समझ में आ गई। ये हैं आपके न्यूक्लियर पोर्स, ये हैं आपके न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स। ये जो न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन हैं ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं, बाहर वाली और अंदर वाली, तो बीच बीच में छेद बन जाते हैं, छेदी सिंग बन जाते हैं, इन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या मेरे भाई, क्या मेरे लाल, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, ये बात बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए हम भी जानते हैं क्योंकि हम भी तो किसी के बच्चे हैं। यस गुरुजी, बात में लॉजिक तो है। यस, क्या इस क्रोमोसोम का काम है डीएनए को पैक करके अपने अंदर रखना? बिल्कुल। क्या इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, राजा वाली मेंटेलिटी वाला मॉलिक्यूल है ये। हमारे सेल में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा कौन डिसाइड कर रहा है? डीएनए डिसाइड कर रहा है। जेनेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो हुक्म चलाए, जो सेल पे राज करे, इसे पता है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। यस यस। तो अगर आप देखो तो ये हमारा एक सेल है, सेल है छोटा सा, ये सेल है। ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या गाढ़ा सा स्ट्रक्चर है? यस इट इज डेंस स्ट्रक्चर। और इस डेंस स्ट्रक्चर को और क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। इसी में जेनेटिक मटेरियल है, यही हमारे सेल का दिमाग है, इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। कहा जाता है गुरुजी, बिल्कुल कहा जाता है। क्या इस पर्टिकुलर सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स के अंदर पैक्ड है क्या? हमारा जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए, जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वक्त में। क्या इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल है, राजा वाली मेंटेलिटी है इसकी, हुक्म चलाएगा? यस गुरुजी, ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। एंड यहां पर ये जो काला काला स्पेस है तुरुरु तुरुरु, इसका नाम क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा गुरुजी। साइटो यानी सेल, प्लाज्म यानी प्लाज्मा यानी पानी भरेला होगा, इसमें अधिकतर चीज पानी भरी हुई होगी। यस यस गुरुजी, एकदम। इस साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ मुख्य बातें बता दो ना। ये जो साइटोप्लाज्म है क्या ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा? सेमी फ्लूइड, देखो पूरा पानी तो नहीं होगा ये, क्यों? क्योंकि ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें आपके राइबोसोम्स भी होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी, क्लोरोप्लास्ट भी, माइक्रोबॉडी भी, लाइसोसोम भी, वैक्यूल भी। एक पानी है उसमें मैं चिज्जी डालता जा रहा हूं तो पानी थोड़ा सा सॉलिड हो जाएगा ना, तो पूरा फ्लूइड नहीं रहेगा, सेमी फ्लूइड हो जाएगा ना। यस गुरुजी, सेमी फ्लूइड हो जाएगा।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। दुनिया का कोई सेल हो, साइटोप्लाज्म क्या सेमी फ्लूइड होता है? यस गुरुजी, सेमी फ्लूइड होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये सेमी फ्लूइड तो होगा जहां सेल में कुछ नहीं, ये मेरा कमरा है जहां मैं खड़ा हूं, जहां मेरे कमरे में कुछ नहीं वहां क्या वातावरण है, हवा है। यस गुरुजी, जहां कुछ नहीं वहां हवा। सिमिलरली सेल में जहां कुछ नहीं वहां पानी। यस गुरुजी, पानी। तो इसको क्या कह दिया, इट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ द सेल। जहां कुछ नहीं वहां पानी, वहां साइटोप्लाज्म, इट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ द सेल। तीसरा, सेल के मुख्य काम, मेन काम कहां होते हैं? पानी में ही होते हैं। पानी ही है, जल है तो जीवन है, कहावतें बनती हैं इस पे, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। क्यों? क्योंकि पानी के बिना जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। सेल में भी सारे रिएक्शंस पानी में हो रहे हैं, प्लाज्मा में, साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। तो इट इज मेन एरिना या मेन एरिया, मेन अड्डा फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज। मेन एरिना यानी मेन एरिया फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज। सेल्यूलर एक्टिविटीज, क्या ये मेन इलाका है सेलुलर एक्टिविटीज का? बिल्कुल है। और सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, अर्थात मेटाबॉलिज्म यहां पर हो रहा होगा। मेटाबॉलिज्म यहां पर हो रहा होगा। तो मेटाबॉलिज्म अगर होगा, तो मैंने आपको आज ही बताया था मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बिना तो आप जिंदा नहीं रह सकते, मर जाएंगे तड़प तड़प के। तो मेरे भाई, अगर मेटाबॉलिज्म ही यहां हो रहा है साइटोप्लाज्म में, तो क्या साइटोप्लाज्म ही ऐसी चीज है जो हमें जिंदा रख रही है? जिंदा रख रही है गुरुजी, अर्थात इट कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट। इट कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट, यानी हमें जिंदा यही रखता है, हमारे सेल को जिंदा यही रखता है। इट कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट। तो हमारे सेल को जिंदा रखने का काम किसका है? साइटोप्लाज्म का, क्योंकि यही मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म से ही हम जिंदा हैं। तो हम जिंदा क्यों हैं? टाइगर जिंदा क्यों है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके अंदर, साइटोप्लाज्म में। और यही मेरे भाई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है सेल की, यानी जहां कुछ नहीं वहां पानी भरा हुआ है। एंड ये सेमी फ्लूइड होता है नेचर में। क्या ये चारों बातें सारे भाइयों को समझ में आ चुकी हैं? तो अगर ये एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, कोई भी यूकैरियोटिक सेल अगर मैंने बना रखा होता, तो उसमें न्यूक्लियस होगा एंड ऑर्गेनेल्स भी होंगी, जो हम आगे बनाकर देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन साइटोप्लाज्म है, यहां न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए। तो अगर आप साइज का कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है सेल। सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम के अंदर है पैक्ड डीएनए। क्या ये बातें सारे शेरों को समझ में आई? देखो भैया, साफ बनी हुई हैं साक्षात आंखों के आगे ये सारी की सारी चीजें, साक्षात बनी हुई हैं, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। गौर फरमाइए, एक सेल है बहुत बड़ा सा, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम और क्रोमोसोम में फिट है ये डीएनए नाम की चीज। तो सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। तो साइज का कंपैरिजन आप सीधा सीधा कर सकते हैं। गुरुजी, बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, टेंशन ही नहीं है। तो डायग्रामेटिकली हमने फोड़ दिया है सारी की सारी चीजों को और अच्छे तरीके से समझ भी लिया है। यस यस गुरुजी, इतनी बातें सारे शेर और चीतों को समझ में आ चुकी हैं। एक बार बताइए, फिर हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको छोड़ देंगे क्योंकि टाइम आपका होने वाला है, 7 मिनट बचे हैं, पर थोड़ा और भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस 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 यस, आ जाओ मेरे भाई, मजा आया? बढ़िया। देखो, कई चीजें ऐसी लगेंगी कि जीवन में पढ़ रखी है, लेकिन जब थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट के साथ पढ़ते हो तो मजा आता है। देखो मेरे भाई, एक टिपिकल प्लांट सेल अगर आप देखें तो उस पे सेल वॉल होगी, लेकिन अगर आप देखें एक एनिमल सेल को, जैसे ह्यूमन चीक सेल को, तो यहां जो आउटर मेम्ब्रेन होगी ये कौन सी होगी? सेल मेम्ब्रेन ही होगी। इट इज द डिलिमिटिंग बाउंड्री। आपके सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। 2 मेम्ब्रेन बना के मैंने दिखाई है बकायदा, और गाढ़ा सा ये स्ट्रक्चर है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होता है। यूकैरियोटिक सेल जो है इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होती। साइटोप्लाज्म जो है ये सेल के इलाके को घेर रहा होता है, इट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ द सेल। ये सेमी फ्लूइड होता है नेचर में।
यही सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं, इसीलिए आपके सेल को जिंदा रखता है, लिविंग स्टेट में रखता है। सर बात समझ में आ गई? यानी इतनी बातें हमने आज अच्छे तरीके से पढ़ ली हैं। हमने बकायदा सेल की बची हुई डिस्कशन, साइंटिस्ट की बची हुई डिस्कशन करी, सेल थ्योरी हमने पूरी कर ली, उसके अलावा एक ओवरव्यू ऑफ द सेल ले लिया, एंड यहां पर हमने अब कुछ साइजेस हैं वो भी आप चाहो तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 20-25 मिनट का ये टॉपिक है जिसमें सारे साइजेस डिस्कस हो जाएंगे। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द साइजेस हम लोग फिर बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स द प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 3 लेक्चर लग जाएंगे हमारे, एंड उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। आइए यहां पर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बीच में हमारे कौन से क्वेश्चन छूटे हैं? सिर्फ एक क्वेश्चन छूटा था, प्रश्न संख्या 2 छूट गया था, इसको मार्क कर दो भाई फटाफट। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग मार्क करेंगे। डीपीपी देखो मैंने पहले दिन जो दी थी बहुत डिटेल्ड डीपीपी थी, वही सॉल्व करनी है। आज कोई डीपीपी नहीं है क्योंकि पिछले दिन में हमने बहुत कम कंटेंट पढ़ा था। मेन तो हमारा एनसीईआरटी के वो जो यूनिट का इंट्रोडक्शन है और रामाचंद्रन साहब के बारे में जो हमने गुणगान किया था उनका, उसी में टाइम निकल गया था। तो आज पढ़ा है हमने बकायदा, अच्छे से पढ़ा है ना? तो आज थोड़ा सा क्वेश्चन आप कर पाओगे उस डीपीपी के, उस दिन नहीं कर पाते, आज कर पाओगे। तो कल का जो लेक्चर होगा उसमें यू विल गेट अ सेपरेट डीपीपी, क्योंकि कल हम थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक साइजेस और प्रोकैरियोटिक सेल की डिस्कशन कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप आगे बढ़ चुके होंगे, इट विल गिव यू सम क्लैरिटी, तो थोड़ा उसमें मजा आएगा। ठीक है भाई। प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल इन द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी प्लांट में क्या पाया जा रहा है? प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल नहीं, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल दोनों पाए जा रहे हैं। एब्सेंस ऑफ सेल वॉल नहीं भाई, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट नहीं भैया, प्रेजेंट होती है। उत्तर आ जाएगा मिस्टर बी, मिस्टर भूरा बच्चन। वन अ सॉन्ग बेबी सॉन्ग लाइक नॉर्मैक्स साउंड डिजर मैक्स, मिस्टर भूरा इज द राइट आंसर। ये हमने देख लिया है। आओ मेरे शेरों, शेरों में सब आते हैं, मेल फीमेल सब आते हैं। शेर एक मेंटेलिटी है, वो एक राजा वाली मेंटेलिटी है। सवाल को समझना था मेरे भाई। प्लांट एनिमल से डिफरेंट है क्योंकि उसमें क्या क्या है? सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट है। सेंट्रियोल प्लांट में थोड़ी होता है, या सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट प्लांट में एब्सेंट थोड़ी है, होती है। तो देखना है कि क्या पूछा गया है, उस हिसाब से चीजें मोल्ड होती चली जाएंगी। गुरुजी ठीक है, आगे से गलती हम ना करें। आइए आओ मेरे भैया, लगा देते हैं नया पोल। 30 सेकंड का वक्त दूंगा। सवाल को समझना बहुत जरूरी है। यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वर फर्स्ट स्टडीड बाय, ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग की बात हो रही है, और यूनिसेलुलर 3 नाम लिखवाए थे, तीनों यूनिसेलुलर थे। कौन है? अब इतना ही हिंट दूंगा मैं, इतना ही हिंट दे सकता हूं। सवाल को हमेशा समझो भाई, गहराई में, हमेशा गहराई में समझो। यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप से देखा। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोवन हो, चाहे स्पर्म सेल हो, एक एक ही सेल को तो पकड़ के देखा। तो मेरे भाई उत्तर क्या आ जाएगा? आज हमने 2 ही मास्टर के बारे में पढ़ा है, हुक साहब और लिवन हुक साहब। अरे हुक और लिवन हुक, इनमें से कौन जो है सही उत्तर हो जाएगा? ल्यूवन हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो कॉर्क सेल्स को देखा, तो ये सही आंसर नहीं होगा। सो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू कैन एड इट इन योर नोट्स एज इट इज। मेरे भाई स्टेटमेंट लिख लो क्वेश्चन की और आंसर लिख लो कि अगर इस प्रकार से सवाल पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा। इसमें हो सकता है 10, 15, 20 बच्चे फिसले भी हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। देखो 15%, 14% बच्चों ने गलत कर दिया, जबकि इट इज अ वेरी लो लेवल का टुच्चू पुच्चू सवाल, पर कोई बात नहीं। आइए, कौन सी पुस्तक लिखी थी हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने? कॉर्क सेल की फोटो ली थी रॉबर्ट हुक साहब ने और चिपकाया था फेविकॉल से। कौन से किताब में, कौन सी पुस्तक में, बता दो ना। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन भैया की बात हो रही है। स्पीशीज प्लेंटरम, जेनरा प्लेंटरम पढ़ोगे आगे चल के, लिविंग वर्ल्ड पढ़ोगे तो उसमें भी जिक्र होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी जिक्र होगा, लीनियर साहब के बारे में जब पढ़ोगे तो बाकायदा लिखवाई जाएंगी सारी चीजें। माइक्रोग्राफिया आज हमने पढ़ी है, एक माइक्रोग्राफिया जिसमें माइक्रो चीजों का जिक्र कर डाला यहां पर हमारे हुक साहब ने। यहां पर उत्तर हो जाता है माइक्रोग्राफिया। 93% लोगों ने कर दिया है, क्योंकि और किसी किताब का हमें नाम पता ही नहीं है। इतना मुझे आप पे भरोसा है कि और पता ही नहीं है। ये क्वेश्चन कर लोगे वैसे तो, पर अभी छोड़ देते हैं, अभी के लिए सही नहीं। ये भी ठीक है, छोड़ दो अभी के लिए, कल करेंगे। अच्छा, रॉबर्ट हुक साहब ने क्या डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक साहब ने डिस्कवरी किस चीज की करी, ये बताइए। रॉबर्ट हुक साहब ने क्या देखे? कॉर्क सेल देखे। कॉर्क सेल अंदर से खाली थे, यानी बाहर का सिर्फ कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा था। यानी मेरे भाई क्या देखी? सेल वॉल देखी, दीवारें देखी। क्योंकि प्लांट सेल था तो दीवारें देखी, तो सेल वॉल देखी।
और सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किन्होंने करी, सेल मेम्ब्रेन किन्होंने देखी, थिन लेयर के फॉर्मेट में सेल मेम्ब्रेन किन्होंने देखी, आपके मिस्टर स्वान साहब ने देखी। ठीक है जी, ठीक है गुरुजी, बात समझ में आ गई है ना? ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है। मिस्टर सी, मिस्टर चूरा बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। बात समझ में आ गई है, 84% लोगों ने कर दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है भैया, अब ये सवाल है, थोड़ा ले लेते हैं, 2 मिनट का टाइम ले लेते हैं, सारा पढ़ो। पूछा क्या है, कौन सी चीजें सही हैं, सत्य वचन बताने हैं। मैथियास स्क्लेडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने देखा कि ऑल प्लांट्स वर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, और वो आगे चल के टिश्यू बनाएंगे। ठीक बात है। थियोडोर स्वान एक जर्मन जूलॉजिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने रिपोर्ट किया कि सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एनिमल सेल में मिल रहा था, सेल्स लिखा है तो उन्होंने, जूलॉजिस्ट थे तो एनिमल सेल पे पहले रिसर्च की थी। ठीक है। मैथियास क्लेडन बेस्ड ऑन स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू सेड दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, स्क्लेडन साहब ने ये कुछ नहीं कहा था, स्वान साहब की स्टडी थी। स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। हाइपोथेसिस स्वान साहब ने दी थी। रुडोल्फ विर्को फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक बात है, यानी सिर्फ 3 गंदी बात है। 3 को अगर मैं एलिमिनेट कर दूं तो क्या उत्तर आ जाएगा? 3 को अगर मैं एलिमिनेट कर दूं तो उत्तर आ जाएगा, 3 को एलिमिनेट कर दोगे तो 2 में फंसोगे। अब 5 तो पक्का सही है, रुडोल्फ विर्को वाला, तो ठीक है, उत्तर आ जाएगा। 1 2 4 नहीं, 1 2 का 4 नहीं, 1 2 का 4 एंड 5, ये आपका उत्तर आना चाहिए। उत्तर आ जाता है सी, उत्तर आ जाएगा सी। 1 मिनट में ही हमने सॉल्व कर दिया। बड़े क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व करा के आइडिया लगवा रहा हूं आपसे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बूस्ट हो जाए। ऐसे सवाल इतने बड़े आ सकते हैं, वैसे तो 5 स्टेटमेंट तक के आ सकते हैं सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी जितने अच्छे सवाल मिले कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 3 पक्का गलत है और 5 पक्का सही है, इसी से हमारा उत्तर निकल जाएगा, एलिमिनेशन से ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई एम स्टॉपिंग द पोल, लेट्स सी द आंसर्स। अरे बहुत बढ़िया भाई, 81%, दिल जीत लिया है, दिल जीत दोसांझ लिया है तुमने मेरा। आओ अगला सवाल ले लो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, क्योंकि उसमें एक ही सेल में सारा काम हो रहा होता है, तो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, अपने सारे कार्यक्रम खुद कर रहे होते हैं। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। रॉबर्ट हुक लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो पहली बात सत्य है, दूसरी बात असत्य है, पहली बात सत्य, दूसरी बात असत्य। मिस्टर बी, मिस्टर भूरा, वन सॉन्ग बेबी सॉन्ग लाइक नॉर्मैक्स साउंड इज मैक्स इज द राइट आंसर। राइट आंसर गुरुजी, बात समझ में आ जाती है। उत्तर आ जाता है मिस्टर बी। ल्यूवेनहॉक साहब ने जिंदा सेल देखा, अच्छी बात है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस देखा था। रॉबर्ट हुक साहब ने पहली बार डेड सेल, मृत सेल को देखा था। यस यस गुरुजी, बात चमक गई, लगभग 75%। 17% ने क्या किया, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो वहां फंस गए ना भाई, एक एक शब्द को पकड़ना है, क्या पूछा है तब उत्तर निकलेगा। पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ेंगे, आगे लेके चलेंगे। यह सवाल अभी कर नहीं पाओगे, साइज वाला है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर ओमनिस सेलुला, ई सेलुला, ग्लाइकोकैलिक्स अभी नहीं कर पाओगे, ग्लाइकोकैलिक्स का, मेसोसोम का अभी सवाल नहीं कर पाओगे, ये छोड़ दो, कल कराएंगे। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, देख सकते हो। आइए लीडर बोर्ड दिखा देते हैं। इतना बड़ा नाम है क्या भैया का, कोने में ही चला गया। नहीं पर नाम पढ़ेंगे भाई बालक का, ऐसी बात नहीं है, पूरा लेके देखते हैं। टेक्नोलॉजी बड़ा करने का बटन कहाँ है, स्क्रीन कैसे कट पिट गई भाई। थर्ड पे आप जो भी हो, आपका नाम है एस के और आधा बी है आपका नाम, एस के बी। शिवम राणा, मुस्कान पारगी, एन नंदिनी, राज त्रिवेदी, अनुशिका यादव, भव्या पंचल, कविराज, ये नाम तो मैं बहुत बार लेता हूं, मदिहा, एंड 10th रैंक भी कट गई क्या। क्रूअल सिंह का नीचे नीचे का कट गया है, तुमसे ज्यादा क्रूअल तो ये है मेरे भाई, डैशबोर्ड तुम्हारा नाम ही उड़ा दिया है आधा, तो क्रूअल सिंह जो है ये है। मेन है हमारे भाई एस के आधा बी, सकब, बहुत बहुत बधाई। अब ये मिनिमाइज भी नहीं होगा, इसका तो बटन ही खत्म हो गया है, कोई बात नहीं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करें, इस पे ऐसे ग्लिच नहीं आते हैं, हम आपको नोट्स और अलग अलग प्रकार के यंत्र यहां देते रहेंगे फॉर योर बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर सिलेक्शन, तो इसको आप यहां ज्वाइन कर सकते हैं जारविस आर्मी का भाग एवं हिस्सा बनने के लिए। मजा आया भाई क्लास में, आई एम कीपिंग इट वेरी लाइट एंड आई विल कीप इट लाइट लाइक दिस ओनली। अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, प्यार से पढ़ेंगे, डिटेल में डेटा में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मजे से पढ़ेंगे अच्छे से विद फन, क्योंकि ऑलरेडी यू आर लोडेड विद अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, है ना, इतना संघर्ष है जीवन में। अब 180 नंबर हंसते खेलते मिले तो क्या कमी है दोस्त,
प्यार से ले चलेंगे, ठीक है। 11/12, 12/12, 11/12, 12/12, बहुत बढ़िया यार, ऑलमोस्ट सभी के सारे सवाल ठीक ही हैं, है ना। 10 हैं किसी के, 9 तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, 12, 11 और 10 ही, 10 भी अभी दिखाई दिया है, 11, 12 पे ही झूले हो मोस्ट लोग, तो अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी वेल डन, बहुत शानदार। सो दिस वाज द क्लास। अब डाउट लें कैसे, क्योंकि ये अब भैया मिनिमाइज होने का नाम नहीं ले रहा, तो डाउट का तो कुछ पोर्टल खुलेगा उसी हिसाब से। हाँ खुल गया भैया, खुल गया, है ना। आओ थोड़ा गाना सुना दो सर, गाना सुनाएंगे भाई, तुम्हें गाना सुनाएंगे। पतले कैसे हो गए सर आप? मैं थोड़ा बीमार हो गया था दोस्त बीच में, है ना, उसके बाद रिकवरी हो नहीं पा रही है। सर आप रवि गुप्ता जैसे बात करते हो। टेलीग्राम इंपॉर्टेंट, देखो यार इंपॉर्टेंट तो क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो टेस्ट हो रहे हैं ये सब, पर आप थोड़ा अपडेटेड रहना चाहते हो, कई बार कुछ बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो वो हम लोग दे सकते हैं। चैप्टर में पीवाईक्यू में साथ साथ इनकॉर्पोरेट करता जा रहा हूं, मैं मेंशन नहीं करके लाता, आप बोलोगे तो मैं ईयर मेंशन कर दूंगा, ऑलरेडी हो रहे हैं जितने टॉपिक हमने अभी तक किए हैं, इनके जितने पीवाईक्यूज हैं रेलेवेंट, वो ऑलरेडी हो रहे हैं। 2013 से 2026 के सारे क्वेश्चन मैं क्लास में ही करा देता हूं, तो कुछ अलग से करने की जरूरत होती नहीं है, वही मैं कह रहा हूं, है ना भाई। पिछले साल से भी पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा देखो एनसीईआरटी में चेंजेस आए हैं, तो कुछ कुछ जो चेंजेस आए हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, लेकिन, है ना। अर्जुना लक्ष्य के मॉड्यूल से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। होमवर्क में ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप मॉड्यूल भी सॉल्व कर सकते हो। सर वायरस में डीएनए होता है या आरएनए या बोथ? देखो कुछ वायरसेस में डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है, दोनों साथ नहीं हो सकते। जेनेटिक मटेरियल के तौर पे दोनों ही हो सकते हैं, डीएनए भी होता है, कुछ में आरएनए भी होता है। जैसे टोबैको मोज़ैक वायरस है, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, अभी पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। कोरोना वायरस है, एचआईवी वायरस है, कईयों में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जैसे बैक्टीरियोफेज है। तो अलग अलग प्रकार की चीजें हो सकती हैं। यस यस, ठीक है। रामाचंद्रन प्लॉट रिपीट कर देंगे भाई, वैसे तो जितना बताया है वो सी साय वाला वही, उसके अलावा कुछ है नहीं, अलग से कोई पूछेगा नहीं, जो हमने पढ़ा है वही बहुत डिटेल्ड है। उतना भी कोई पूछ ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई, उसके बाहर जाने का कोई चक्कर है नहीं। मैं बहुत अच्छा गाता नहीं हूं यार, तुम्हें पता नहीं किसने चढ़ा दिया है, बहुत गलत चढ़ा दिया है ना। पर मैं तुम्हारे आगे जॉनी भाई की एक गाथा सुना देता हूं। है ना, जॉनी भाई की गाथा सुना देता हूं तुम्हें, जॉनी की एक दुख कथा, तभी जाके तुम मेरा पीछा छोड़ोगे। तो डेली डेली गाना मुझसे हो नहीं पाएगा यार, मैं थोड़ा शाय हूं इस चीज में, है ना। और मैं बहुत अच्छा गायक हूं भी नहीं, मीडियोकर मॉडरेट मॉडरेट सा, कि हाँ सम्मानजनक ठीक ठाक अपनी इज्जत बचाने लायक गाया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, है ना। ठीक है, पंचायत का कवर मैं बाद में लगाता हूं, लेकिन शुरू में स्टार्ट कर देता हूं, तो आजकल पंचायत खत्म होने के बाद बता दे रहा हूं, ठीक है। शायरी सुना दो। शायरी सुना दो, शायरी सुनो भाई, शायरी सुनो। शायरी सुनो दोस्त, अलग ही लेवल के हो तुम। शायरी में क्या ही सुनाऊं दोस्तों मैं, शायरी में क्या सुनाया जा सकता है। हाँ, कि उसे बारिश बहुत पसंद थी, और मुझे बारिश में वो, उसे भीगना बहुत पसंद था, और मुझे भीगते हुए वो, मुझे वो बहुत पसंद थी, और उसे कोई और पसंद था। तो अब भाड़ में जाए बारिशें, और भाड़ में जाए वो भाड़ में ना जाए, बारिशें ही भाड़ में जाए बस, जहां रहे सुखी रहे, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। नहीं भाई, है ना। चलो आओ, जॉनी भाई के दिल के तार छेड़ दिए जाएं। जॉनी भाई की एक परम प्रतिष्ठित कथा तुम्हें सुनाता हूँ, जॉनी द सैड वर्जन। आज तुम्हारी बचपन की जो यादें थी उस पर मैं हमला कर दूंगा, आज तुम्हारी फर्स्ट क्लास की सारी यादें खारिज कर दूंगा मैं। जॉनी भाई के साथ अत्याचार होगा आज, आज जॉनी भाई देश छोड़ के भागेगा, ठीक है। चलो। ओ जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ईटिंग शुगर नो पापा,
टेलिंग लाई नो पापा, ओपन योर माउथ, हा 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 हा, ओपन योर माउथ, हा 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 हा, ओ जॉनी। अरे जॉनी भैया, अरे तुम क्या लिखने लग रहे हो चैट सेक्शन में? ये यस पापा वाला है, ये बचपन में जो पढ़ते थे वो वाला जॉनी है। भाई भाग जाओ यार, मुझे गवैया ना बनाया जाए, मैं ऐसे ही तुम्हें तंग करता रहूंगा। एक दिन तुम कहोगे कि जॉनी ने फिनाइल पी लिया है सर, वापस लौट आओ। चलो, तुम्हारे चक्कर में जोकर बनना पड़े तो बन जाएंगे यार, क्या प्रॉब्लम है? भाइयों के लिए इतना नहीं करेंगे? करेंगे। बस तुम खुश रहो, तुम हंसते रहो, आबाद रहो, और क्या चाहिए मुझे जीवन में? और कोई अपना कुछ ऐसा है नहीं सीन। तो इट्स बेटर यू एंड मी बी हैप्पी ऑल द टाइम। उसके लिए कुछ भी करना पड़े कर देंगे, ठीक है मेरे भाई? बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों बहनों, मिलते हैं कल सेम टाइम पे। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे अपनी। एंड आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत प्यार से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ऐसे ही प्यार से समझ में आती चली जाएंगी। जर्नी डिफिकल्ट है, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, लेकिन हम लोग चीज़ों को तोड़ने फोड़ने के लिए तत्पर तैयार हैं। तो हौसला बनाए रखें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है? आई डू वट एवर इट टेक एंड आई डेफिनेटली गिव यू वट एवर यू नीड, एंड सिनर्जिकली इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से मेडिकल कॉलेज में लैंड करेंगे। ऑलराइट, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। लव यू, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे कल, टेक केयर, बाय बाय बाय।